ओके, तो कोड फोर्सेस इज बेसिकली a famous website for short contest. तो कोड फोर्सेस पे, as you can see my graph, I am very regular at कोड फोर्सेस and I used to give every contest at कोड फोर्सेस. Okay, so सबसे पहला जो की पॉइंट है टू सक्सीड इन सीपी वो है कि हर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना. जो भी कॉन्टेस्ट हो उसमें आप पार्टिसिपेट करिए, भले आपसे एक सवाल हो, जीरो हो या दो हो. डेली. ओके. तो सबसे पहले कि आप लोगों से थोड़ा बात कर लें, आप लोगों में से किसको किसको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है ये बता दीजिए. राइट ऑन द चैट दैट विच लैंग्वेज यू आर फेमिलियर विथ. एवरीवन प्लीज. सी, सी प्लस प्लस. ओके. ओके. ओके, एवरीवन प्लीज राइट. तो मीन सबको सी का थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ना. कौन कौन ऐसा है जिसने कभी सी नहीं पढ़ी, जिसे सी का कोई आइडिया नहीं है. ओके. ओके, सी सबको आती है थोड़ी बहुत, ठीक है. ठीक है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. आज का एजेंडा क्या रहेगा. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. ठीक है. सबने थोड़ा बहुत तो नाम सुना होगा इसका, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का, कि हाँ ये क्या होती है, तभी आप इस कोर्स में आए हैं. तो सबसे पहले कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या होती है. बेसिकली है कि माइंड स्पोर्ट है, जैसे बाकी गेम्स होते हैं उसमें यहाँ पे ये भी एक गेम टाइप का ही है, जहाँ पे हमें खेलना होता है बेसिकली पार्टिसिपेंट्स के साथ. ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना होता है और बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसमें एक साथ. और जो जल्दी क्वेश्चंस को करता है वो उसकी रैंक अच्छी होती है जनरली, और जो ज़्यादा क्वेश्चंस करता है उसकी रैंक अच्छी होती है. ठीक है. तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्या फ़ायदे हैं, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. फर्स्ट वन इज इट मेक्स यू अ डिजायरेबल कैंडिडेट टू मेजर कंपनीज. ठीक है. ऑल द मेजर कंपनीज सच एज प्रोडक्ट बेस्ड, टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लाइक अमेजॉन, फेसबुक, गूगल, दे ऑल लुक फॉर गुड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स. ठीक है. उनके जो कोडिंग राउंड्स होते हैं और उनके जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है. तो उसके लिए हमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अगर हमने की हुई होगी तो that interviews will be easier for us as compared to non competitive coders. Okay, so second one क्या है कि it makes you faster and more focused. When you participate in competitive programming contest, you take means आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों का एक साथ you acquire many skills along with competitive coding. ठीक है. क्योंकि इसमें हो सकता है कि कभी कभी आप किसी क्वेश्चन को एक दिन, दो दिन या तीन दिन देते हैं, तो इट मेक्स यू पेशेंट. ठीक है. सबसे पहले कि जब कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमें हमें पेशेंस रखना चाहिए कि वी कीप ऑन वर्किंग ऑन दैट प्रॉब्लम एंड वी आर कीप ऑन फाइंडिंग टेस्ट केसेस विच वोंट वर्क फॉर आवर कोड. सो उससे बहुत सारी स्किल्स हम एक्वायर करते हैं विच विल ऑफ कोर्स हेल्प यू इन योर फ्यूचर. ठीक है. जो फ्यूचर में आप डेवलपमेंट करेंगे वो कहीं ना कहीं इन स्किल्स, ये स्किल्स वहाँ पे काम आने वाले हैं आपके. ठीक है. थर्ड वन इज कि आज के मीन्स जो हमने ये टर्म सुने होंगे कभी कभी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड डीएसए. तो मैं बात करूंगा कि इनके बीच में रिलेशन क्या है और ये कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है और कैसे हैं ये मैं डिस्कस करूंगा. ठीक है. तो जनरली आप किसी भी कंपनीज के रिक्वायरमेंट्स देखेंगे तो उनके रिक्वायरमेंट्स में लिखा होता है कि कैंडिडेट शुड हैव गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. तो क्या मतलब है इन गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का. किसी की आवाज़ आ रही है, प्लीज़ म्यूट कर दीजिए. ओके. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का मतलब क्या है. ठीक है. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का नॉर्मल सिर्फ मतलब इतना ही होता है कि आप किसी प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करते हैं. ठीक है. कि आपकी एप्टीट्यूड कैसी है, आपके मैथमेटिक्स कैसी है, आपकी लॉजिक बिल्डिंग कैसी है, ये सब चीज़ें आती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में. ठीक है. बट इफ यू आर, प्लीज़ म्यूट कर दीजिए. प्लीज़ म्यूट योर सेल्फ.
एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ये कौन है? योगेश होना चाहे लड़की हुई चाहे लड़का हुआ, बड़ा मुश्किल हो गया शादी। ओके फाइन, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही थी, अब सही है। ठीक है, तो हम थे यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। ठीक है, तो बेसिकली कौन है ये? ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे हम थे। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जनरल मतलब यही होता है कि हमारी एप्टीट्यूड कैसी है, हमारी लॉजिक बिल्डिंग कैसी है और हमारी मैथमेटिक्स कैसी है। ठीक है, बट इफ़ यू आर इन इंजीनियरिंग स्टूडेंट और मीन्स आप कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज़ द बेस्ट वे टू इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो सकते हैं या लॉजिक, उसमें लॉजिक बिल्डिंग करनी होती है। तो उस वो करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ऑफ कोर्स इंक्रीज होगी। तो सीपी इम्प्रूव करने का क्या तरीका है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी गुड एट एनी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमें कोई भी इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी कैन डू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। हमें ऐसा नीड नहीं है कि हमें सी प्लस प्लस आनी चाहिए या पाइथन आनी चाहिए, कोई भी लैंग्वेज से हम सीपी कर सकते हैं। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को शॉर्ट में सीपी कहते हैं। तो जनरली अगर मैं अगली बार सीपी बोलूँ तो डेट मीन्स कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। ओके, तो सीपी इम्प्रूव करने के लिए हमें डीएसए की ज़रूरत पड़ेगी। स्टार्टिंग में तो हमें उतनी डीएसए नहीं आएगी तो भी चलेगा, बट अगर हमें सीपी में कुछ एक अच्छे लेवल तक जाना है, फॉर एग्जांपल हमें एक्सपर्ट बनना है या कैंडिडेट मास्टर बनना है कोड फोर्सेस फॉर एग्जांपल, और 5 स्टार बनना है कोडशिप पे, तो उसके लिए डीएसए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हार्डर प्रॉब्लम्स में डीएसए इन्वॉल्व होता है, बट ईजियर प्रॉब्लम्स में जनरल मैथमेटिक्स होती है या एप्टीट्यूड होता है। तो मैंने मतलब मैं 1.5 साल से कोड कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर रहा हूँ, तो मुझे जितने एक्सपीरियंसेस हैं या मैंने जितना जो जो टैकल किया है आज तक, उनके बारे में मैं पूरा डिस्कस करूँगा इस पूरे कोर्स में, क्या क्या रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट हैं। और बेसिकली ऐसा होता है ना कि आप खुद से एफर्ट लगा रहे हैं और कोई आपके लिए रिसोर्स प्रिपेयर करके दे दे रहा है, तो बहुत फ़र्क होता है दोनों में, खुद से एक्सप्लोर करने में और कुछ गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। ये स्क्रीन शेयर हट जा रही है बार बार, तो वो सब डिस्कस होगा इस कोर्स में। ठीक है, सो सबसे पहला क्या है कि आज के कोर्स की प्री रिक्विजिट्स क्या क्या है। तो जैसे मैंने पूछ ही लिया कि सबको बेसिक नॉलेज तो है ही सी की, और ऑफ कोर्स सबको फॉर वाइल लूप की जनरल नॉलेज होगी, वेरिएबल्स पता होंगे सबको, एरेज पता होंगे क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी किसको किसको इन इन टर्म्स के बारे में किसने किसने नहीं सुना पहले, वो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जिससे जिसने इस टर्म्स को नहीं सुना पहले वो अनम्यूट करके बोल सकते हैं, या जिसने जिसने सुना भी है वो भी अनम्यूट करके बोल दें ये कि ये सुना है, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आप सुन रहे हैं। सुना है। ठीक है, कोई ऐसा है जिसने जिसे सी लैंग्वेज का? यस सर, सुना है। ठीक है, यस सर। ओके, सर सुना है पर कभी काम नहीं किया उस पे। ठीक यस है, ठीक सर। है, ठीक है, कोई ऐसा Yes, है sir, जो? I have listened about it, and this is my first year. I want to go. That's why I am here. ओके ओके फाइन, ओके, मतलब सबने थोड़ा बहुत तो नॉलेज है इसका। ठीक है, तो मीन्स यही है प्री रिक्विजिट्स क्या हैं कि ऐसा मैं लिख लिख के भी दिखाऊंगा आप लोगों को कोड, तो उससे भी आप लोग को नॉलेज हो जाएगी कि फॉर वाइल लूप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, पहले से अगर जिसने थोड़ी बहुत की हुई है वो उसे थोड़ा एज मिलेगा इसमें। तो नेक्स्ट क्या है, अभी हम डिस्कस करेंगे ओवरव्यू ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि जनरल सिंटेक्स क्या है कोड सी प्लस प्लस कोड लिखने का, और उसमें इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। कोई किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ बोलना हो तो बोल सकता है।
ठीक है, सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है, जनरल सिंटैक्स ऑफ C++ लिखी हुई? Yes, sir. ठीक है, फाइन। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि C++ लैंग्वेज के अंदर हम कोड कैसे लिखते हैं और जनरल क्या तरीका है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, तो सबसे पहले हेडर्स लिखते हैं कि हम कौन कौन से हेड अनम्यूट है कोई, म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पहला पॉइंट क्या होता है कि हम कुछ हेडर्स से और कुछ फंक्शंस को इंपोर्ट करते हैं। तो जनरल आप लोग याद रख सकते हैं कि अगर C++ का कोई भी कोड लिख रहे हैं तो फर्स्ट लाइन हम यही लिखते हैं, इंक्लूड iOS स्ट्रीम। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये एक इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है जो हमें हेल्प करेगा। कोई भी हम इनपुट फंक्शन यूज़ करेंगे, जैसे इसमें सी इन और सी आउट होता है। C++ के अंदर अगर हम कुछ इनपुट लेना चाहते हैं तो वी यूज़ सी इन, एंड फॉर आउटपुट समथिंग वी यूज़ सी आउट, सॉरी। तो उसके लिए हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इंपोर्ट को इसमें बेसिकली इंक्लूड से दिखाते हैं। ठीक है, तो इंक्लूड जस्ट मीन्स इंपोर्ट। ओके, और नेक्स्ट लाइन हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। तो ये दो लाइन हर एक कोड में होना चाहिए C++ के, अगर आपको अपना कोड चलाना है। तो सबसे पहले ये दो लाइन आप बाय हार्ट कर सकते हैं, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। वी जस्ट नीड टू मेमोराइज दिस टू लाइन्स दैट वी नीड टू इंक्लूड इन एवरी कोड वी राइट। ओके, तो ये दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। और जैसा कि आपको पता है, एक मेन फंक्शन होना बहुत ज़रूरी है किसी भी कोड में। तो यहाँ पे भी एक मेन फंक्शन होता है जो कि मैंडेटरी है किसी भी C++ कोड के लिए। तो अगर आपके कोड में मेन फंक्शन नहीं होगा तो आपका कोड नहीं रन करेगा, मीन्स रन करेगा या कोई काम नहीं करेगा। क्योंकि बेसिकली जब हम किसी कोड को कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर सर्च फॉर मेन फंक्शन, कंपाइलर देखता है मेन फंक्शन कहाँ पे है, और मेन के अंदर जो जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं कंपाइलर उसे रन करता है। मेन के अलावा कुछ भी रन नहीं होता है किसी भी कोड में। हाँ, मेन के अंदर अगर हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो फंक्शन कॉल होती है, तो वो फंक्शन जहाँ भी आपके कोड में होगी वो कॉल होके रन होगी। बट सबसे पहले मेन होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम बहुत सारा फंक्शंस लिख देते हैं और मेन ही नहीं लिखते हैं, उन्हें यूज़ ही नहीं कर रहे, तो आपका कोड कुछ रन नहीं करेगा। तो सबसे पहले मेन लिखने का क्या सिंटेक्स है, हम वी जस्ट राइट द रिटर्न टाइप। बेसिकली ये किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर करने का तरीका होता है कि हम सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं। तो जनरली मेन में हम इंट लिखते हैं, इंट मेन, और दो पैरेंथेसिस होते हैं, फिर ओपनिंग ब्रैकेट्स होते हैं। ठीक है, और किसी भी फंक्शन में सबसे पहले रिटर्न टाइप होता है, उसी रिटर्न टाइप की जो वैल्यू होती है वो हम रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप इंटीजर है, तो यहाँ पे हम कोई भी इंटीजर रिटर्न कर सकते हैं, तो जनरली रिटर्न 0 लिखते हैं। तो ये एक जनरल सिंटेक्स है किसी भी C++ कोड का। इसके अलावा आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट स्टार्ट विथ C++। ठीक है, अब जैसे हमको कुछ इनपुट आउटपुट लेना है फॉर एग्जांपल, तो कुछ इनपुट लेने के लिए हमें डिक्लेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स का सम लेना है, तो पहले हमें दो नंबर्स इनपुट लेना होगा। तो हमें दो नंबर्स इनपुट लेना है तो उसे हम कहाँ स्टोर करेंगे, किसी वेरिएबल में। तो उसके लिए हमें वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम वेरिएबल कहाँ से लाएंगे, हम डिक्लेयर करेंगे। तो हमें सिर्फ दो नंबर्स चाहिए, तो हम दो नंबर्स डिक्लेयर कर देंगे। तो नंबर्स मतलब क्या होते हैं, इंटीजर्स। तो हमें डेटा टाइप क्या पता है, इंट। तो इसलिए मैंने पूछा कि पहले से नॉलेज जिसको होगी वो उसे अच्छे से समझ आ रहा होगा अभी तक। ठीक है, अभी कुछ भी किसी को नहीं समझ आ रहा तो वो अनम्यूट करके बोल सकता है। फाइन, तो अब जैसे हमें दो नंबर्स डिक्लेयर करने हैं तो वी कैन जस्ट राइट इंट x, y। इससे क्या होगा, दो नंबर डिक्लेयर हो जाएगा। अब मैंने दो नंबर डिक्लेयर कर दिए, बट हमें इनपुट लेना है, तो इनपुट लेने के लिए C++ में यूज़ होता है सी इन। सी इन का क्या मतलब होता है, कंसोल इन। ठीक है, आगे किसी को जानना हो तो सी इन का मतलब होता है कंसोल इन, सी फॉर कंसोल एंड इन फॉर इन। तो कंसोल इनपुट होता है ये, और सी आउट मतलब होता है कंसोल आउटपुट। तो कंसोल का क्या मतलब होता है कि जैसे कोई भी IDE है, IDE मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, उसके अंदर जो हम जहाँ पे अपना इनपुट देते हैं और जहाँ आउटपुट लेते हैं उसको कंसोल कहते हैं। तो
तो बेसिकली सी इन मतलब है हम कंसोल पे इनपुट लेंगे और कंसोल पे आउटपुट देंगे। इसे और ब्रॉड वे में समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट आई हैव डिक्लेयर टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। नाउ वी आई नीड टू इनपुट दोज टू वेरिएबल्स। तो सी इन एक्स और वाई हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये लिखने का तरीका है, तो मैंने एक ही लाइन में इनपुट लिया है और दो लाइन में भी ले सकता हूँ। जैसे मैंने सी इन एक्स ले लिया और अगली लाइन में मैंने वाई ले लिया, तो दो लाइन में इनपुट आएगा, ठीक है, फाइन। तो ये क्या होते हैं, ये ऑपरेटर है जिसको हम सी इन और एक वेरिएबल के नेम के बीच में यूज़ करेंगे, ठीक है। ये इसे अगर हम मान लें राइट वाला सिंबल, तो एक होता है लेफ्ट वाला, जैसे इसको लेफ्ट वाला कहेंगे, तो ये सी आउट में यूज़ होगा, ठीक है। वो अभी मैं समझाऊंगा। तो मैंने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करे थे, दोनों का डेटा टाइप इंट है और दो नंबर्स आउट इनपुट ले लिए। अब मुझे दोनों का सम करके आउटपुट करना है। तो मैं डायरेक्ट आउटपुट कर सकता हूँ एक्स प्लस वाई, या मैं एक्स प्लस वाई को किसी वेरिएबल में डाल के फिर आउटपुट करूँ, बात एक ही है। तो जैसे मैंने इंट जेड ले लिया और मैंने इसमें एक्स प्लस वाई डाल दिया, फाइन। अब मैं इसे सी आउट कर दूंगा, ठीक है। तो ये सी आउट हो जाएगा जेड। तो सी इन और सी आउट बस इतना ही सा होता है कि सी इन लिखते हैं और सी इन जब लिखते हैं तो ये वाला ऑपरेटर लगता है, और जब सी आउट लिखते हैं तो जस्ट अपोजिट लगता है, और कोई भी अंतर नहीं है। आगे हम उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं जो हमें इनपुट लेना है, और आगे यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम लेते हैं जो हमें आउटपुट करना है, ठीक है। तो जैसे मैं इस प्रोग्राम को अगर रन करूँगा, ठीक है, ये रन हो गया। अब जैसे रन होने के बाद मैं इनपुट डालूंगा, मान लो 12 और 25, मैं एंटर दाबूंगा तो 37 आउटपुट आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने दो नंबर्स इनपुट डाला और दोनों का सम आउटपुट आ गया। तो ये बहुत ही बेसिक प्रोग्राम और बहुत ही बेसिक चीज़ है जो सबको समझ आई होगी। तो थोड़ा रेस्पॉन्ड कर दो सब लोग कि अभी तक सब सही है या नहीं। Yes, sir. ओके, Sir, हाँ sir, बोलो, हाँ हाँ बोलो। can you please explain the line using namespace std again? ओके फाइन। देखो होता क्या है, एसटीडी का मतलब होता है स्टैंडर्ड, जनरल एसटीडी एक स्टैंडर्ड टर्म है। तो इस लाइन को लिखने से हमें क्या होता है, जैसे मान लो मैंने ये लाइन नहीं लिखा, ठीक है, मैंने ये लाइन नहीं लिखा, मैं अब जब रन करूंगा प्रोग्राम को तो कुछ एरर आएंगे। क्या एरर आ रहे हैं, देखो, यूज ऑफ अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर, डू यू मीन एसटीडी सी इन। इसका मतलब क्या है कि ये जो सी इन है ना, ये कीवर्ड है। कीवर्ड का क्या मतलब होता है, किसी भी लैंग्वेज के अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो जिसकी स्पेलिंग और जिसका कुछ टर्म या मीनिंग होती है वो प्री डिफाइंड होती है, हम खुद से डिफाइन नहीं कर रहे। जैसे यहाँ पे जो एक्स और वाई है मैंने खुद से नाम दिया है वेरिएबल का, मैं इसे ए और बी भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। बट सी इन क्या है, मैंने खुद थोड़ी नाम दिया है, ये सी इन एक कीवर्ड है। जैसे मेन भी एक कीवर्ड है। कीवर्ड का मतलब क्या होता है कि प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं कुछ, लाइक जो जिसने सी प्लस प्लस लिखा होगा, जिसने ये पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई होगी, उसने लिखा है ये, मैंने खुद से नहीं कुछ किया। तो सी इन क्या है कि स्टैंडर्ड नाम की एक लाइब्रेरी है, एसटीडी जिसे कहते हैं, वो उसके अंदर है, ठीक है। तो मैंने अगर ये नेम स्पेस एसटीडी नहीं लिखा तो मुझे यहाँ पे एसटीडी लगाना पड़ेगा आगे, ठीक है, ताकि कंपाइलर को ये पता चले कि ये जो सी इन कीवर्ड है वो इस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर है, ठीक है। किसी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा वो बोल सकता है। तो अब मैंने देखा कि हाँ, अभी जैसे यहाँ पे भी मैं एसटीडी लगाऊंगा, फाइन। अब मैं यहाँ पे भी एसटीडी लगाऊंगा। अब देखो हमारा एरर चला गया। अब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो जैसे पहले रन हो रहा था वैसे होगा, 12 डाल दिया, 25 डाल दिया और 37 आ गया, फाइन। तो अब मुझे क्या, ये एसटीडी क्यों लिखना पड़ रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कंपाइलर मतलब जिसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी है उसने एसटीडी नाम की एक लाइब्रेरी बनाई है जिसे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कहते हैं। उसके अंदर सी इन नाम का एक कीवर्ड है जिसे हम अपने कोड में यूज़ कर रहे हैं। तो कंपाइलर को ये बताना पड़ेगा कि ये जो सी इन है ये इस एसटीडी के अंदर है। तो मैंने एसटीडी लिखा और मैंने दो कोलन लगाया और मैंने सी इन लिखा, फाइन। तो अब मुझे ये बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए हम जनरली यहाँ लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो हमें ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम डायरेक्ट सी इन सी आउट यूज कर सकते हैं। जिसने ये डाउट पूछा था उससे क्लियर हुआ ये बात, प्लीज रेस्पॉन्ड। सबको क्लियर है ये बात जो मैंने अभी बताई? सब लोग रेस्पॉन्ड Yes, कर sir. दो, ठीक है। Yes, sir. It's clear. तो यही चीज़ है। यस सर। ओके ओके। तो फिर यही चीज़ है कि ये जो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी है
ये स्टैंडर्ड एसटीडी के अंदर, ये एसटीडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्री डिफाइंड हैं, ठीक है। तो हमें बार बार एसटीडी ना लिखना पड़े, इसलिए हम जस्ट हेडर के अगले लाइन पे लिख देते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो बस इसका ये यूज़ है कि हमें बार बार एसटीडी नहीं लिखना पड़ेगा और हम किसी भी कीवर्ड को बिना एसटीडी लिखे यूज़ कर सकते हैं। तो कंपाइलर को पता चल गया कि हम इस एसटीडी को यूज़ कर रहे हैं हर एक कीवर्ड के आगे, तो हमें वो बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो एसटीडी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का बस इतना ही मतलब है। और इंक्लूड का मतलब मैंने बता दिया कि iOS स्ट्रीम नाम की एक बहुत बड़ी फोल्डर होगी अपने लैंग्वेज के अंदर, जिसके अंदर कुछ होगा, हमें वो ब्रॉड वे में समझने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हमें बेसिकली लैंग्वेज नहीं समझना, हमें लॉजिक बनाना सीखना है। तो ये कोर्स जो है ये आपको ये आइडिया देगी कि हाँ किसी भी प्रोग्राम को अप्रोच कैसे करते हैं। लैंग्वेज तो कुछ भी हो सकती है, लैंग्वेज जरूरी नहीं है कि आप C++ में ही कोड करें, ठीक है। तो ये हो गया। और रिटर्न जीरो क्या है, कुछ भी नहीं है। जो डेटा टाइप यहाँ पे मैंने लिखा रिटर्न टाइप का, वो या मैंने यहाँ रिटर्न कर दिया। जीरो को मैं 1 लिख सकता हूँ, कोई भी इंटीजर लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब जैसे कई लोग लिखते हैं ना, यहाँ पे कई लोग यहाँ पे वॉइड लिख देते हैं, ठीक है। वॉइड का क्या मतलब होता है, वॉइड मतलब कोई रिटर्न टाइप नहीं है, ठीक है। ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो अभी ये मैं रन करूंगा तो एरर देगा। क्या एरर दे रहा है देखते हैं। वॉइड फंक्शन मेन शुड नॉट रिटर्न ए वैल्यू। ये इसका जो मैंने रिटर्न टाइप है वो वॉइड रख दिया है, तो ये अब कुछ रिटर्न नहीं कर सकता, बट मैं रिटर्न कर रहा हूँ 0। तो मुझे ये लाइन हटानी पड़ेगी और फिर ये प्रोग्राम रन होगा। मेन मस्ट रिटर्न इंट, एक सेकेंड। जो मेन का रिटर्न टाइप होता है वो इंट ही होता है, ठीक है। अब मैंने वो रिटर्न टाइप को इंट रखा, तो मुझे यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी है। अब देखो इस रिटर्न को यूज करने से फायदा क्या होता है वो भी बता देता हूँ। देखो होता क्या है, जैसे हमारा कोई कंपाइलर, हमारा कोड रन हो रहा है, ठीक है। रन होते होते जैसे ही कंपाइलर को रिटर्न मिलता है, वो क्या करता है, जिस फंक्शन में भी वो है करेंटली, उस फंक्शन से तुरंत टर्मिनेट हो जाता है। कंपाइलर को पहले पता हो जाता है कि अब इस लाइन के आगे रीड नहीं करनी और हमारा फंक्शन खत्म हो चुका है। तो कंपाइलर कभी भी गलत लाइंस को रीड नहीं करता। अब जैसे इसके नीचे मैं कुछ भी लिखूंगा ना, वो रीड नहीं करेगा कंपाइलर। तो रिटर्न जहाँ पे भी लिखा होता है, जिस भी फंक्शन के अंदर, जैसे ही कंपाइलर उसे पढ़ेगा उस फंक्शन से रिटर्न हो जाएगा। तो अभी करेंटली C++ का सिंटेक्स इतना ही सा है। हम ऊपर ये लिखते हैं इंक्लूड और ऐसे छोड़, एक सेकेंड फिर से शेयर करना। ठीक है, तो अब मैं कुछ भी फंक्शंस डिक्लेयर कर सकता हूँ, वॉइड, ये सब सॉल्व वगैरह। अब मैं इसे मेन में यूज़ कर सकता हूँ। तो बेसिकली जब भी कोई भी कोड रन होता है, सबसे पहले मेन में जाता है ठीक है, सबसे पहले मेन में जाता है कंपाइलर और मेन में रन होता है, ठीक है। मेन में जो जो चीज़ें हैं वो रन होंगी। तो ये बेसिक ओवरव्यू था C++ लैंग्वेज का। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या था कि C++ स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। अब ये देखो ये क्या है ना, STL एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके बिना बहुत लोग C++ सिर्फ इसीलिए चूज़ करते हैं क्योंकि इसके अंदर STL है। क्योंकि ये बाकी जो लैंग्वेजेस हैं वो ऐसा सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करते हैं जो STL करता है। STL में बहुत सारी चीज़ें प्री डिफाइंड लिखी हुई हैं और हमें बस उसे एज इट इज़ यूज़ करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल लिंक लिस्ट है, तो जिसने लिंक लिस्ट पढ़ा होगा वो जानता होगा कि हाँ नोड डिक्लेयर करते हैं, एक स्ट्रक्ट बनाते हैं और उसके अंदर एक लेफ्ट राइट मतलब चाइल्ड होते हैं, ट्री होता है जैसे जनरली। तो वो सब चीज़ें इसमें पहले से लिखी हुई हैं, हमें बस उसे एज इट इज़ यूज़ करना है, ठीक है। हमें स्टैक यूज़ करने के लिए स्टैक यूजिंग एरे या स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट नहीं डिक्लेयर करना है, हम डायरेक्ट स्टैक यूज कर सकते हैं यूजिंग STL। तो किसी ने पहले से हमारे लिए मेहनत कर रखी है और हम उसका फ़ायदा उठाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप मैगी खरीद के लाते हैं, तो मैगी आप ऐसा थोड़ी है कि आपने रॉ मटेरियल्स खुद से इकट्ठा करा मैगी का। रॉ मैगी तो पहले से नेस्ले ने बना के दिया है, आपने तो बस उसे पका के खाया है। तो बेसिकली मैगी जैसे बन के आती है मार्केट में, पैकेट में मिलता है, वैसे STL ने बहुत। अभी सब कुछ समझ आ रहा है? प्लीज बोल रेस्पॉन्ड। सब लोग अनम्यूट करके रेस्पॉन्ड करो कि सब कुछ समझ तो आ रहा है ना।
सर वॉइस लैग हो रही है आपकी बहुत ज्यादा। ओके, वॉइस लैग हो रही है। प्रॉब्लम है आपकी। किसने बोला अभी उसकी आवाज नहीं आई? आपकी वॉइस लग रही है। ओके ओके, थोड़ा सा इंटरनेट आज अनस्टेबल है शायद। ठीक है, और बाकी जो जो अभी बताया है वो कुछ समझ आया है सबको? हाँ, अब मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? यस सर। यस सर। ओके फाइन। अभी तक सब कुछ समझ आया सबको? चैट में लिख दो, या तो सब कुछ समझ आ रहा है यानी चैट में लिख दो। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मैं वही चूज जावा लैंग्वेज फॉर सीपी। फिर से बोलो। सर मैं वही चूज जावा लैंग्वेज फॉर सीपी। हाँ एकदम, देखो लैंग्वेज मैंने पहले बोला कि लैंग्वेज डिपेंडेंट तुम सी प्लस प्लस में भी कर सकते हो, जावा में भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली इस कोर्स का टारगेट ये है कि तुम्हें थोड़ा बहुत सी प्लस प्लस के बारे में इंट्रो देगा, और बाद में बेसिकली हमें डीएसए करना है। तो डीएसए ना इंडिपेंडेंट होता है लैंग्वेज से। बाद में जो मेन चीज़ होती है वो डीएसए होती है, डेटा स्ट्रक्चर्स और लॉगरिथम्स। तो उसको पढ़ने के लिए वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट चीज़ है, वो हर लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो होता ही है कि सी प्लस प्लस कंपेरेटिवली ईजियर है जावा से, इसलिए लोग सी प्लस प्लस में ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो अगर तुम्हें जावा आती है पहले से तो यू कैन गो फॉर जावा, बट अगर तुम स्टार्ट करना चाह रहे हो और तुम्हें बेसिक से शुरू करना है तो आई रिकमेंड कि सी प्लस प्लस से ही शुरू करो। अगर पहले से नहीं आती है तो, मतलब पहले से अगर जावा आती है तो करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कोई Okay, डाउट okay, है? sir. I understand. Sir, actually, I am a beginner in this field. So, sir, C++ and Java both are new for me. What would I start तो with? तो अगर तुम्हें दोनों में से, हाँ तो यू कैन गो फॉर सी प्लस प्लस फॉर श्योर। ठीक है, सी प्लस प्लस क्यों 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 बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो जावा में करते थे और उन्होंने बाद में सी प्लस प्लस में शिफ्ट करना पड़ा। तो मैं सबको रिकमेंड यही करता हूँ कि स्टार्ट ही सी प्लस प्लस में करो, क्योंकि सी प्लस प्लस में जो एस का सपोर्ट है ना, वो बहुत ही एक एक्स्ट्रा एज देता है सी प्लस प्लस वालों को। वो उसके अंदर पहले से चीज़ें डीएसए जैसे कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स हैं और कुछ एल्गोरिथम्स हैं वो पहले से इम्प्लीमेंटेड है। तो लोग सी प्लस प्लस इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे एस का सपोर्ट है। तो ज़रूर से सी प्लस प्लस में ही करना चाहिए अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो। ठीक है। Okay, okay, sir. Sir, actually, one more important query is, sir, I think Java is common to industries and both for CP also. So, sir, my query is that we should choose Java instead of C++ because of that thing, because it is common in Java is common in both CP and also in industries. देखो देखो Why would we prefer two different languages? Sir, our main goal is to clear our problem solving skills and to clear our interviews in product based or any companies. So we can choose Java if our clear main goal is to clear interviews in companies, not for ओके going ओके in CP. हाँ हाँ एकदम, कोई कोई इसमें देखो एकदम सही बात है। इंटरव्यूज के अंदर तुम्हें कोई नहीं कहेगा कि तुम्हें सी प्लस प्लस में कोड करना है या जावा में करना है। यू कैन कोड इन एनी ऑफ द लैंग्वेजेस यू आर कंफर्टेबल विद। तो नो प्रॉब्लम इन चूजिंग जावा एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, एंड यू कैन गो फॉर जावा फॉर श्योर इफ यू आर कॉन्फिडेंट एंड इफ यू वांट टू go for java. Okay, and regarding c++ you'll get lot of means good coders, red coders on Codeforces who do in code who do in c++. तो इफ़ यू गेट एनी डाउट, या तुम्हें मतलब कभी भी किसी ऐसा होता है कि प्रॉब्लम में डाउट आता है, तुम्हें उस प्रॉब्लम के कोड को, दूसरों के कोड की ज़रूरत पड़ती है देखने की कि उन्होंने कैसे कोड करा था इस प्रॉब्लम को, तो तुम्हें अच्छे अच्छे लोग मिल जाएंगे जो सी प्लस प्लस में करते हैं और तुम्हें हेल्प मिल जाएगी। बट अगर तुम जावा में करते हो तो जावा में बहुत सारे हैं, बट मैं नहीं जानता जो बहुत अच्छा हो। तो तुम्हें जावा में हेल्प चाहिए तो तुम्हें थोड़ी सी मुश्किल होगी जावा में हेल्प चाहिए तो। और सी प्लस प्लस में हेल्प बहुत लोग करते हैं, और जनरली कोई भी मतलब सी प्लस प्लस इतना ज़्यादा वो है
कि हर इंटरव्यू में सी प्लस प्लस तो होता ही होता है। जावा हो सकता है कि किसी इंटरव्यू में बोल दें कि आपको सी प्लस प्लस में ही करनी है, क्योंकि सी प्लस प्लस में जो एसटीएल है ना वो किसी भी लैंग्वेज में नहीं है, ठीक है। जैसे जावा में अगर तुम्हें मतलब तुम्हें इनपुट ही लेना है ना, तो यू नीड टू इम्पोर्ट स्कैनर क्लास और बफर्ड रीडर क्लास। और if you want to do some input output in C++, you can directly write C in and C out without any type of importing such libraries. So that is the advantage of C++. Hope you get it. Now let's start STL. Okay. Yes, sir. Yes, sir. I got it, sir. Thank you. Sir, I also have one doubt. Okay. Okay. Ask. Sir, I know the basics of C++ and I had completed the whole course of C++. But the problem is that if I try to solve the question regarding with C++, so I know the what the question says, but the problem I face is that I can't implement the solution and did not get the approach. What should I use on that question? Okay. Okay, Shivani. I'll clear your doubt. First of all, whatever course you have done in C++, that is just specific to the language. That just teaches you how, means the libraries and different concepts used in C++. That hasn't teached you how to think and how to build a logic for any problem. So don't take it in such a way that you have done a course on C++, then you will be able to develop logic. That are two different things. So there are two ways of learning something. First way is, first we learn each and every concept of that topic, and then we start implementing that. And second one is learning and implementing in parallel. So what this course teaches is कि इस कोर्स के अंदर तुम्हें साथ साथ चीजें करके दिखाई जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टॉट यू concept of dynamic programming, so along with it I'll implement dynamic programming and I'll show you how it actually works. So तुमने जो C++ का कोर्स करा वो उसने तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाया कि हाँ C++ के अंदर oops होता है या वेक्टर्स होते हैं, सेट्स होते हैं, मैप्स होते हैं. उसने ये थोड़ी बताया कि कोई प्रॉब्लम है उसे कैसे सॉल्व करें. ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यू नीड टू प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल. विदाउट प्रैक्टिसिंग यू कांट इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो कोड फोर्सेस एंड कोडशेफ, यू कैन यूज कोडशेफ एंड कोड फोर्सेस to practice. And if you are at a beginner level, you should start with very easier problems. Okay, so you might be trying harder problems which are not able to solve. You should go with the very easier problems which have rating less than 800 at code forces. So you'll be able to solve it for sure. If you're not able to solve it, make some friends on code forces, follow some good coders and go through their codes, how they have written the problem, how they have written the code of that problem, and you'll be able to learn that I was not able to write this way and how that person has thought of this code. So then you will start developing some logic of that problem. Then actually you will know that this problem can be solved via this way. And if you will go through many codes, then you'll learn many things as much as possible. So that's the way. Okay, hope you got, Shivani. Yes, sir. Thank you. I got my answer. Actually, I also started practicing on code forces. Daily, I do 5 to 6 questions. Okay, that's very great. Okay, I'll Yes, also thank you, sir. I'll also go through the code forces platform and I'll explain you that how we can improve code forces. Okay, so because होता है ना ऐसा कि तुम अगर खुद से एक्सप्लोर करोगे और खुद से सीखना चाहोगे तो हो सकता है तुम्हें थोड़ा एफर्ट मारना पड़े कि तुम्हें खुद से एक्सप्लोर कर रहे हो ना, तुम्हें पता नहीं कि हाँ किस डायरेक्शन में जाना है और क्या पढ़ना है बेसिकली. तो कोई एक्सपीरियंस बंदा है जिसने पहले की हुई है जो स्ट्रगल वाली पीरियड है, तो वो तुम्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकता है कि हाँ यू कैन गो वाया दिस वे एंड फॉलो दिस एंड दिस वेबसाइट्स एंड यू कैन गो थ्रू दिस रिसोर्सेज एंड यू एबल टू सक्सीड फॉर श्योर. तो वो यहाँ पे मिलेगा तुम्हें, रिसोर्सेज सारे मिलेंगे. तो अभी STL स्टार्ट करते हैं. और किसी का कोई क्वेरी ना हो अगर तो स्टार्ट करिए STL. ओके, Of course, sir. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एन एरे, विल डिस्कस व्हाट इज एन एरे. तो एरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ आइटम्स है सिमिलर टाइप के. तो एरे और वेक्टर,
फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस व्हाट इज एसटीएल फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले बोला कि इफ यू वांट टू ईट मैगी देन यू आर नॉट गोइंग टू कलेक्ट सम रॉ मटेरियल्स ऑफ मैगी एंड you will gonna make the whole Maggi from the very starting from the raw materials. What I mean by raw materials is that whatever Maggi requires, that Maggi में जो जो चीज़ें यूज होती हैं, ठीक है, वो चीज़ें तुम खुद से इकट्ठा नहीं कर रहे हो। मैगी तुम्हें नेस्ले बना के दे रहा है, तुम उसे खरीद रहे हो और उसे सिर्फ पका रहे हो और खा रहे हो 5 मिनट में। तो तुमने मैगी बना हुआ यूज किया है ना, तो वो नेस्ले ने तुम्हारा काम किया। तो वैसे ही C++ ने जिसने बनाया था, जिसका नाम जार्ने स्प्रॉट कोर्स करके कुछ है, वो गूगल करके मिलेगा, तो उसने STL बनाया था जिसका डेफिनेशन, एक सेकेंड यार, ठीक है। सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी? एक बार रिस्पॉन्ड कर दो, कोई भी रिस्पॉन्ड कर दो, स्क्रीन दिख रही है कि नहीं। Yes, sir, it's visible, sir. Yes, sir, हो रही है. Yes, sir, visible. ओके फाइन। तो डायनेमिक एरे और स्टैटिक एरे में मैं डिफरेंस बता रहा था कि जैसे तुमने जो पहले पढ़ा है ना स्टैटिक, वो एक स्टैटिक एरे है। जो तुमने जनरल एरे पढ़ा है वो एक स्टैटिक एरे होता है। स्टैटिक एरे का क्या मतलब है कि ऐसा एरे जिसका साइज फिक्स्ड हो। स्टैटिक मतलब फिक्स्ड और डायनेमिक मतलब फ्लेक्सिबल। तो जो हम एरे डिक्लेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक एरे डिक्लेयर करता हूँ, अगर तो किसी भी लैंग्वेज में करोगे, तो अगर C++ में करते हो तो फॉर एग्जांपल int ARR 10, तो इसका क्या मतलब है कि हमने इस एरे का जो साइज है वो 10 फिक्स कर दिया है और हम इस साइज को ना बढ़ा सकते हैं और ना घटा सकते हैं। अगर हमें इस एरे में एलिमेंट्स स्टोर करने हैं तो हम 10 ही एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं, ना 10 से ज़्यादा ना 10 से कम। तो हो सकता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन कि इफ यू हैव ए प्रॉब्लम एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट फिक्स्ड इन इनपुट, कि तुम्हारे इनपुट में नंबर्स आते जा रहे हैं एंड यू नीड टू स्टोर दोज एलिमेंट्स और तुम्हें पता नहीं हो कितने एलिमेंट्स हैं। तो तुम यहाँ पे साइज की जगह क्या दोगे? तुम्हें नहीं पता कि कितने एलिमेंट्स हैं, तो तुम्हें साइज ही नहीं पता ना एरे की। तो तुम यहाँ पे दो ऑप्शन है, यहाँ पे तुम बहुत बड़ी वैल्यू दे दो कि इससे ज़्यादा तो कभी आ ही नहीं सकते, फर्स्ट वे। बट इसमें क्या हो रहा है कि इसमें बहुत मेमोरी स्पेस वेस्ट होगी। कि मान लो क्वेश्चन में लिखा था कि नंबर्स आएंगे और नंबर सिर्फ दो ही आए, फॉर एग्जांपल 1,2 दो ही नंबर्स आए, तो इसमें दो ARR में दो एलिमेंट्स तो गए, लेकिन जो बाकी एलिमेंट्स की स्पेस तुमने अलॉट की थी वो वेस्ट हो गई। तो यहाँ पे जो स्टैटिक एरे है उसकी जो यूज़ है वो हम नहीं कर पा रहे पूरी तरीके से। हमने डिक्लेयर करा था 1 लाख साइज का और हमने सिर्फ दो ही स्पेस यूज़ करा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है डायनेमिक एरे। डायनेमिक एरे क्या होता है मैं डिस्कस करता हूँ। अब डायनेमिक एरे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसका क्या मतलब होता है कि ऐसा एरे जिसका साइज फिक्स ना हो स्टार्टिंग में, ठीक है। हम उसका साइज चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, या बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। तो ऐसा साइज होता है, ऐसा एक वेक्टर, उसे एक वेक्टर कहते हैं इन STL। तो सबसे पहला जो STL वो स्टार्ट होता है वो वेक्टर से होता है। तो सबसे पहले हम वेक्टर को डिक्लेयर करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेक्टर्स को डिक्लेयर करना सीखेंगे। तो वेक्टर को डिक्लेयर करने का सीधा तरीका है, अब देखो मैं STL डिस्कस कर रहा हूँ ना, तो अब मैंने यहाँ IOSTream इंपोर्ट किया था, बट STL इंपोर्ट नहीं हुआ। यहाँ पे STL क्या है, एक लाइब्रेरी है, तो हमें उस STL लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो STL लाइब्रेरी होता है इन हैश इंक्लूड बिट्स std c++.h। देखो कुछ भी सोच, अब अगर मैंने ये लिख दिया ना तो इसमें सब कुछ आ जाता है। C++ के अंदर जो जो चीज़ें हैं, कितनी भी बड़ी चीज़ें हो, सब कुछ है इसमें। IOSTream इसके अंदर ही है, तो हम इसे हटा सकते हैं। तो अगर मैंने ये लाइब्रेरी लिख दिया bits/std c++.h, इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, हमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि STL लाइब्रेरी इससे इंपोर्ट होती है। तो अगर मैंने ये इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट का मतलब इंक्लूड कर लिया, ठीक है, अपने कोड के अंदर। तो अगर मैंने ये इंक्लूड कर लिया तो हम STL के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमें और कुछ इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें ये दो लाइन अगर लिख दिया कोड में, तो मतलब सारी चीज़ें हम जो भी C++ के अंदर हमें फंक्शंस मिल रहे हैं, वी कैन यूज़ इट डायरेक्टली। ओके, तो अगर हम वेक्टर यूज़ करना है, वेक्टर कहाँ पे STL के अंदर, तो मैंने STL इंपोर्ट किया, अब हम वेक्टर को यूज़ कर सकते हैं।
अगर मुझे नहीं इंपोर्ट करना, इससे पूरी एसटीएल इंपोर्ट होती है। अगर मैंने नहीं इंपोर्ट करना पूरा, तो आई कैन राइट जस्ट इंक्लूड वेक्टर, तो इससे सिर्फ वेक्टर इंक्लूड होगा। अब मुझे मैप यूज करना, तो आई कैन जस्ट राइट मैप। बट वाई टू वरी, मान लो मुझे सेट भी यूज करना, मैप भी यूज करना है, तो मैं अलग अलग थोड़ी लिखूंगा सब, तो इसलिए मैं सब लिख देता हूँ कि मैंने सब कुछ मान लो कि मैं यूज कर रहा हूँ, ताकि मुझे बार बार ना लिखना पड़े। तो आई राइट हैशटैग इंक्लूड बिट्स std c++.h। ओके, और यूजिंग नेमस्पेस का तो बता ही दिया यार। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस कर रहे थे हम डायनेमिक एरे क्या होता है। डायनेमिक एरे का मतलब क्या होता है, वेक्टर होता है सी प्लस प्लस के अंदर, जिसको हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, हम लिखते हैं वेक्टर, और इसके बीच में हम लिखते हैं डेटा टाइप। देखो एसटीएल के अंदर मैक्सिमम जो चीज़ें डिक्लेयर करते हैं, सबसे पहले उस एसटीएल का नाम लिखते हैं जो हम डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, और उसके बाद ये दो ब्रेस मतलब ये ब्रेसेस लगाते हैं, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का सिंबल, और इसके अंदर हमें लिखना होता है डेटा टाइप। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं डेटा टाइप अगर इंट लेता हूँ, तो मैं यहाँ लिख दूंगा इंट, ठीक है, और यहाँ पे वेक्टर का नाम वी है। अब देखो इसको डिक्लेयर करते समय मैंने साइज नहीं दिया वेक्टर का, तो साइज नहीं दिया क्यों, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था साइज। फॉर एग्जांपल मुझे पता ही नहीं कितने एलिमेंट्स डालने हैं। तो अब जैसे जैसे हम इस वेक्टर के अंदर नंबर्स डालते जाएंगे, वैसे ही वैसे उसका साइज बढ़ता जाएगा। अब मुझे वेक्टर का मैंने वेक्टर का साइज डिक्लेयर नहीं करा था, और बाद में मान लो मुझे कोड लिखते समय वेक्टर का साइज कहीं से इनपुट आ गया, मान लो पता चल गया मुझे, तो मैं लिख सकता हूँ v डॉट री साइज 10। इससे क्या होगा कि हमारे वो वेक्टर का साइज जो मैंने फिक्स नहीं किया था, वो अब फिक्स हो जाएगी 10 को, तो हमारे वेक्टर का साइज अब 10 हो गया। अभी भी अगर हम मुझे चेंज करना है वेक्टर का साइज, तो मैं यहाँ 20 लिख सकता हूँ, तो वेक्टर का साइज 20 हो गया। तो हमें देख रहे हैं कि हमें कितनी फैसिलिटी मिल रही है वेक्टर से, कि हमें पता ही नहीं था कितने एलिमेंट्स हैं, बट मैंने रीसाइज यूज करके उसका जो साइज है वो मैं चेंज करता जा रहा हूँ, मैं कभी भी चेंज कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे वी डॉट, अब देखो वेक्टर हो गया डिक्लेयर। अब जैसे एरे में जैसे मेरे पास इंडेक्सेस होते हैं, जैसे हमें कुछ एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो हम कैसे एक्सेस करते हैं, हम लिखते हैं ARR ऑफ i इक्वल्स टू 5। मान लो ARR ऑफ i से एक्सेस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक एरे को इनपुट लेना है, हम कैसे लेंगे, मान लो मेरे पास int n है और cin n है। अब हमें इंडेक्सिंग का थोड़ा बहुत पता होगा कि जो इंडेक्सिंग एरे में होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और लेस देन साइज ऑफ एरे तक जाती है। तो अभी मैं साइज ऑफ एरे n ले रहा हूँ, मैंने इंटीजर डिक्लेयर करा n, और मैंने n को इनपुट लिया, और मैंने एरे का साइज n ही रख दिया, ठीक है। तो अब मैं एरे को इनपुट लेना है, मुझे एरे को इनपुट कैसे लेते हैं हम, int i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n और i प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, cin ARR ऑफ i। तो इससे क्या होगा, मैंने n लिया और मैंने उसी साइज का एक एरे डिक्लेयर करा। अब एरे डिक्लेयर करते समय में साइज देना पड़ता है, बट जब मैंने वेक्टर डिक्लेयर करा मैंने कहीं साइज नहीं दिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने साइज नहीं दिया तो मेरे पास कोई बाउंडेशन ही नहीं है, मैं कितना भी इसमें एलिमेंट्स डाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, बट एरे के अंदर मैं n एलिमेंट से ज़्यादा कभी नहीं डाल सकता। इसके अंदर जो इंडेक्सिंग हो गई है वो कहाँ से कहाँ हो गई है, जीरो से लेके n-1 तक हो गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास n इक्वल्स टू 3 है, तो मेरा जो इंडेक्सेस हैं वो 0, 1 या 2 ही होंगे, बस उससे ज़्यादा नहीं होगा कभी। मैं ARR ऑफ 3 में कुछ स्टोर नहीं कर सकता, मेरे पास सिर्फ 3 ही इंडेक्सेस हैं, ARR ऑफ 0, ARR ऑफ 1 और ARR ऑफ 2। तो इसके अंदर मैंने ऐसे इनपुट लिया एरे को। अब मैं सेम चीज़ वेक्टर के साथ कैसे करूँगा कि मैंने n ले लिया इनपुट, मैंने डिक्लेयर नहीं करा एरे का साइज, वेक्टर का साइज। अब वेक्टर का साइज ऐसा नहीं है, हम डिक्लेयर कर नहीं सकते, हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम सिर्फ वेक्टर के नाम के आगे पैरेंथेसिस में उसका साइज लिख देते हैं, तो इससे वेक्टर का साइज फिक्स हो जाएगा। तो वेक्टर का साइज फिक्स करने का मतलब क्या हुआ कि जो इस लाइन का मतलब है, सेम मतलब इस लाइन का है, कि मैंने यहाँ पे साइज फिक्स किया था, एक एरे लिया था n साइज का, मैंने यहाँ वेक्टर लिया n साइज का, तो बात तो वही हो गई ना। अब मैं सेम तरीके से यहाँ क्या कर सकता हूँ, फॉर int i equals to 0, i is less than n और i plus plus, और cin v of i। हेलो गाइस,
Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अब अभी तक सबको Yes, समझ sir. आ रहा है वेक्टर जो भी चल रहा है, सबको समझ आ रहा है थोड़ा बहुत? Sir, array नहीं आ रहा sir, थोड़ा सा. एरे नहीं आ रहा समझ, ठीक है। बाकी और लोगों को? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आ गया है। ठीक है, और सर अब आ रहा है? ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो अभी मैं रिपीट कर देता हूँ पूरा, ठीक है। तो जैसे एरे क्या होता है? एरे कलेक्शन ऑफ आइटम्स है। इसके अंदर हम जो साइज है वो फिक्स करते हैं एरे का। जैसे एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं? ये कौन बना रहा है ऐसे स्क्रीन पे? सर ऊपर से वो कर दो, वहां पे होता है ऑप्शन, एक बार आप। कहाँ पे? सर अपर लाइन होती है, वहां पे ऑप्शंस आते हैं, वो हमारे कंट्रोल छीन लेते हैं सारे, मतलब कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे इंटरफेयर बीच में। इसे हटाऊं कैसे, पहले ये बताओ। क्लियर का ऑप्शन आ रहा होगा. कहाँ पे आ रहा है? क्लियर का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा यार। किसी को पता है कि ये कैसे हटेगा स्क्रीन से? रुको, मैं फिर से शेयर करता हूँ। हाँ, स्क्रीन दिख रही है सबको फिर से? कोई रेस्पॉन्ड कर दो, स्क्रीन दिख रही है? No sir. Yes sir. यस सर, दिख रही है। दिख रही है सर। यस सर, दिख रही है सर। ठीक है। तो इसके अंदर देखो, मैं एरे डिस्कस कर रहा था, ठीक है। अब जनरल किसी ने बोला कि एरे नहीं समझ आ रहा, तो देखो मैं बता देता हूँ एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं। एरे को डिक्लेयर करने का तरीका होता है, पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं एरे का। तो डेटा टाइप लिखते हैं पहले एरे का, फिर हम एरे का नाम लिखते हैं। तो एरे का नाम लिखते हैं और फिर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका साइज लिखते हैं। तो ये एरे को, जनरल एरे को डिक्लेयर करने का तरीका होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डेटा टाइप इंट माना हुआ है, तो मैं इसमें सिर्फ इंटीजर्स डाल सकता हूँ। और यहाँ पे मैंने एरे का नाम ARR लिया हुआ है, और मैंने यहाँ पे जो साइज है वो n लिया हुआ है। n क्या है? n इनपुट में आएगा। तो n एक वेरिएबल है, n एक कांस्टेंट नहीं है, एक वेरिएबल है। तो मैं n अगर यहाँ पे 5 डालूंगा तो 5 साइज का एरे डिक्लेयर हो जाएगा। मैं यहाँ पे n 10 डालूंगा तो ये 10 साइज का डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। अब इंडेक्सेस की बात कर रहा था कि जो एरे में इंडेक्सेस होते हैं वो 0 to n-1 तक होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंडेक्सेस का मतलब क्या होता है कि अब एरे की यूज़ क्या है वो मैं बता देता हूँ। जैसे मुझे अगर 10 एलिमेंट्स स्टोर करने हैं किसी भी अपने कोड में, तो 10 एलिमेंट्स स्टोर करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि हम 10 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दें A to Z, मतलब A to जहाँ तक है ABCDEFG। और दूसरा तरीका हम एक एरे ले लें 10 एलिमेंट्स का, और मैं उस एक एरे में 10 एलिमेंट्स डाल दूँ। तो कौन सा इजी वे है कि हम एक एरे ले लें? हम 10 वेरिएबल्स लेना इनपुट में, और 10 वेरिएबल्स को हैंडल करना मुश्किल हो सकता है। उससे अच्छा हम एक एरे ले लेते हैं और एरे में 10 एलिमेंट्स डाल सकते हैं। तो हम एरे साइज डिक्लेयर करते हैं 10 साइज का, और एक कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होती है एरे में। कंटिन्यूस मेमोरी की क्या मतलब है कि अगर जो स्टार्टिंग एलिमेंट है वो किसी मेमोरी लोकेशन x पे स्टोर होता है,
तो जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो x+1 पे होगा, उसका नेक्स्ट एलिमेंट x+2 पे होगा, ऐसे होता है। तो अगर हम यहाँ पे n साइज डिक्लेयर करते हैं तो हमारे मेमोरी के अंदर कंटिन्यूस n इंटू 4 बाइट्स स्टोर एलोकेट हो जाती है। 4 क्यों बोला मैंने? इंटीजर जो होती है वो 4 बाइट्स की होती है जनरली C++ के अंदर, कहीं पे 2 बाइट्स की भी होती है। फाइन, तो यहाँ पे ये एरे डिक्लेयर करने का तरीका है। तो सेम तरीका वेक्टर डिक्लेयर करने का कैसे है? हम यहाँ पे वेक्टर लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे डेटा टाइप लिखते हैं और यहाँ पे वेक्टर का नाम लिखते हैं। हमें ज़रूरी नहीं है साइज देना। अब जैसे मैंने साइज दे दिया था तो मैं उसको एज ए एरे यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं भूल जाऊँ कि वो वेक्टर है, अब मैं उसे को एरे मान सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने साइज दे दिया। अब मुझे वेक्टर उसे मानने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं एरे लेता था इनपुट में, अब मैं उसे वेक्टर ले सकता हूँ। बट अगर मैंने साइज नहीं दिया तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे vi लिख रहा है, मैंने vi लिखा, बट vi एग्जिस्ट ही नहीं करता। v0 क्या एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि एक अभी एम्प्टी वेक्टर डिक्लेयर हुआ है, इसका कुछ साइज नहीं है, तो vi तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना कभी भी। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ऐसे मैं लिखता हूँ int x, ठीक है, और यहाँ पे मैं cin x करता हूँ मतलब मैं कुछ x इनपुट में लिया मैंने। अब मुझे इस x को इस वेक्टर के अंदर डालना है। तो वेक्टर के अंदर एलिमेंट्स डालने का एक कीवर्ड होता है push_back। पुश बैक का मतलब क्या होता है? पीछे डालना, मतलब हम पीछे की तरफ एलिमेंट्स को डालते जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और 5। तो सबसे पहले इनपुट में आएगा 1, तो वेक्टर में 1 गया। अगले इनपुट आएगा 2, तो 1 के पीछे 2 जाएगा, ठीक है, 1 के पीछे 2 जाएगा। अब 3 आएगा तो 2 के पीछे 3 जाएगा। तो ये पीछे एलिमेंट्स डलते जा रहे हैं ना, तो इसलिए पुश बैक बोलते हैं इसे। इसे लिखते कैसे हैं? हम वेक्टर का नाम लिखते हैं, डॉट लगाते हैं और पुश बैक लिखते हैं, push_back, और पैरेंथेसिस में वो वैल्यू डालते हैं जो कि हमें डालनी है वेक्टर में। तो यहाँ पे x डालना है तो हमने x लिख दिया, ठीक है। तो ये जनरल वे है। अब जैसे मुझे वेक्टर का साइज नहीं पता था तो मैंने एलिमेंट्स डाल दिए। अब मुझे वेक्टर का साइज पता करना है। मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है कि n एलिमेंट्स डाल रहे हैं तो वेक्टर का साइज n होगा, बट अगर हमें नहीं मेरी वॉइस आ रही है सबको? थोड़ा रिस्पॉन्ड कर दो यार, डिस्कनेक्ट हो गया था शायद। वॉइस में फ्लक्चुएशंस आ रही है बार बार। अब क्लियर आ रही है वॉइस? अब सही होगी? गाइस आवाज आ रही है मेरी? No, sir, you are not audible. गाइस मेरी आवाज अब आ रही है सबको? चैट में लिख दो। यस सर, अब आ रही है। Yes, yes. यस आ, सर। आ रही है, ठीक है, यस सर। ठीक है। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं कि मैं बोल रहा था, मैं वेक्टर पे था, ठीक है। तो वेक्टर में यहाँ पे मैंने साइज नहीं दिया था वेक्टर का, तो मैंने जस्ट वेक्टर डिक्लेयर करा था। और मैं एक जस्ट वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ ऐसे ही इंट एक्स, उसे मैं बार बार इनपुट लूँगा। तो मेरे पास sin x आया और मैं इसे x को डालते जा रहा हूँ वेक्टर के अंदर। तो पुश बैक का मतलब वो पीछे से ऐड होता जा रहा है वेक्टर के अंदर। वेक्टर क्या है? वेक्टर इज जस्ट ए डायनेमिक एरे। एरे, स्टैटिक एरे और डायनेमिक एरे में इतना ही फर्क होता है। हेलो। हाँ हाँ बोलो।
सर आई हैव अ डाउट सर। हाँ सर बोलो। ये इसमें हमने इंडेक्सिंग की नहीं है वेक्टर में, तो सर जो एक्स वेरिएबल हम डाल रहे हैं, हाउ विल नो किस इंडेक्स पे जाएगा ये? ओके ओके, हाँ ठीक है, फाइन, बता रहा हूँ। जैसे देखो, एरे में इंडेक्सिंग क्या होती है, 0 से n-1 होती है, अगर n साइज दिया है हमने। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग कैसे होगी? सिमिलरली सेम इंडेक्सिंग यहाँ पे भी होती है। जो सबसे पहला एलिमेंट हम पुश बैक करेंगे वो v ऑफ 0 में जाएगा। ठीक है, जब पहला एलिमेंट 1 डाला मैंने x की जगह, जब x इक्वल्स टू 1 था, तो जो पहला एलिमेंट जाएगा वो v ऑफ 0 में जाके स्टोर हो जाएगा। अब जब मैं नेक्स्ट एलिमेंट डालूंगा, जैसे नेक्स्ट एलिमेंट 2 आया, तो वो उस 1 के पीछे जाएगा। ठीक है, तो 1 के पीछे गया, मान लो 1 के पीछे 2 आया, तो जो 2 होगा वो v ऑफ 1 में चला जाएगा। तो जिस ऑर्डर में हम एलिमेंट्स को डालेंगे उस ऑर्डर में उसकी इंडेक्सिंग हो जाएगी, सिमिलर टू एरे। जैसे एरे में स्टार्टिंग से इंडेक्सिंग होती है वैसे ही वेक्टर में भी होगी। तो मान लो मैंने 1 2 3 4 5 डाला, तो मैंने ऑर्डर इस ऑर्डर में डाला था, तो मैं सबसे पहले v ऑफ 0 में 1 जाएगा, फिर v ऑफ 1 में 2, फिर ऐसे v ऑफ 2 में 3, तो इस ऑर्डर में जाएगा वेक्टर। तो सिमिलर ओके सर। जैसे एरे में इंडेक्सिंग होती है वैसे वेक्टर में भी होगी। ठीक है, तो अब जैसे मैंने यहाँ पे साइज दे दिया, अगर मैंने साइज n दे दिया, तो इससे क्या होगा, अब हम पुशबैक करेंगे ना, तो पुशबैक करने के बाद जो n साइज का वेक्टर डिक्लेयर मैंने किया है उस n साइज के बाद पुशबैक होगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे v साइज n दिया। अब जैसे मैं इसे एक बार कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैं एक n ले रहा हूँ इनपुट में और यहाँ पे एक वेक्टर ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं जैसे दिखाता हूँ, मैं n को 5 डाल रहा हूँ और मैं 5 एलिमेंट्स डाल रहा हूँ, 1 2 3 4 और 5। अब जैसे मैंने सी आउट तो किया ही नहीं, एक सेकेंड। अब मुझे मान लो इस वेक्टर को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो कैसे प्रिंट करूँगा, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन। अब जैसे मैं सिर्फ ऐसे लेता हूँ। ठीक है, मैं एक साइज लेता हूँ, देखता हूँ साइज कितना हो रहा है वेक्टर का, तो v डॉट साइज से हमें साइज मिलता है। ठीक है, तो मैं अगर इस साइज को आउटपुट करता हूँ तो क्या आता है देखते हैं। ठीक है, मैंने मान लो 5 डाला n की जगह और फिर 5 एलिमेंट्स डाल दिए, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे 10 आ रहा है। 10 क्यों आ रहा है ये सोचने की ज़रूरत है कि मैंने वेक्टर तो n साइज का डिक्लेयर करा था ना, कितना साइज था उसका, 5। मैंने n की जगह 5 डाला, n में 5 आ गया। ठीक है, सी इन n में 5 आ गया। अब 5 साइज का एक वेक्टर डिक्लेयर हो गया, फाइन। तो अब वेक्टर 5 साइज का डिक्लेयर हुआ, बट यहाँ पे साइज 10 क्यों आ रहा, क्योंकि मैंने 5 एलिमेंट्स और डाले हैं। तो ये जो एलिमेंट्स जा रहे हैं ना, ये उस 5 एलिमेंट्स के आगे जाएंगे। तो जब भी पुशबैक यूज होता है तो पुशबैक क्या करता है, वेक्टर का साइज 1 से बढ़ाते जाता है। तो पहले 5 साइज का एरे था, अब वो 5 एलिमेंट्स क्या क्या है उससे मतलब नहीं है, उसके पीछे ऐड होते जाएंगे ये एलिमेंट्स, तो वेक्टर का साइज बढ़ते जाएगा। अब मैं यहाँ पे अगर n 5 था, तो अब यहाँ पे n 10 डाल दूंगा, तो ये 10 + 5 15 हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ पे अगर मैं पुशबैक नहीं लिख देता v ऑफ i इक्वल्स टू x, तो वेक्टर का साइज क्या होता देखते हैं, 5 1 2 3 4 5, 5 ही रह गया। क्यों रह गया, क्योंकि मैंने पुशबैक नहीं यूज किया। मैंने क्या किया, x इनपुट में लिया और v ऑफ i में x डाल दिया। v ऑफ i मतलब v ऑफ 0। तो अगर मैंने n साइज दे दिया है तब मुझे पता है कि मेरे पास 0 से लेके 4 तक की इंडेक्सिंग हो चुकी है, जैसे एरे में होती थी। तो मैं v ऑफ i यूज कर सकता हूँ। अगर मैंने v ऑफ n नहीं लिखा है, मैंने साइज नहीं दिया है, तो मैं v ऑफ i नहीं लिख सकता, क्योंकि इंडेक्सिंग हुई नहीं है। अभी तो मुझे साइज ही नहीं दी मैंने वेक्टर को, तब मुझे वेक्टर का पुशबैक लिखना पड़ेगा, v डॉट पुशबैक x। अगर मैं अब साइज देखूं वेक्टर का तो कितना होगा, 5 1 2 3 4 और 5, 5 ही रहेगा। क्यों 5 ही रहेगा, क्योंकि मैंने वेक्टर का कोई साइज पहले से दिया नहीं था। मैंने 5 एलिमेंट्स इनपुट लिए और 5 एलिमेंट्स पुश बैक कर दिया, तो 5 एलिमेंट्स वेक्टर में गए, तो अभी वेक्टर का साइज 5 ही रह गया। तो अभी तक किसी को डाउट है इस पार्ट में तो बोलो, और नहीं है तो भी बोलो। नहीं है सर। अभी तक सब सही चल रहा है? यस सर। सर वो वी एन डिक्लेयर कर देना सर, वो वाला एक बार बता दीजिए सर। ठीक है, और बता सर दो। उसका ना आउटपुट भी दिखा दीजिए, वेक्टर दिखेगा कैसे, सी आउट करवा दीजिए वेक्टर। ठीक है, और कोई डाउट? देखो vn का क्या मतलब था, मैंने अभी वेक्टर का साइज नहीं दिया। अब जैसे मुझे अगर पता है कि, जैसे इस केस में मुझे पता है कि n एलिमेंट्स इनपुट लेने हैं, तो
मैं क्या कर सकता हूँ, इसका साइज पहले से दे सकता हूँ। तो पहले से देने का क्या तरीका है, एरे में तो हम क्या करते हैं, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स में डालते हैं साइज, लेकिन यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज करते हैं। तो इससे क्या हुआ, वेक्टर का साइज n पहले से डिक्लेयर हो गया। अब हमें पता है कि वेक्टर का साइज हमें पता है, तो अब हम इसे एक एरे की तरह से यूज कर सकते हैं। तो जैसे हम एरे को इनपुट ले रहे थे ना, डायरेक्ट सी इन ऑफ वी आई लिख सकते हैं इसको, तो इसकी हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। अब मैंने यहाँ पे मुझे एक्स की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक्स की जरूरत पड़ी क्यों थी, ताकि मैं उस एक्स को इनपुट लेके वेक्टर के अंदर पुश बैक कर सकूं। लेकिन मुझे पता है कि अभी तो ये एन साइज का एरे है, तो वी ऑफ आई में चला जाएगा डायरेक्टली। तो इसलिए मैंने एन साइज का डिक्लेयर करके हम उसे एरे के जैसे यूज कर लिया। अब बात रही कि इस वेक्टर को हम प्रिंट कैसे करेंगे, तो हम प्रिंट करने का भी देख ही लेते हैं, ठीक है। अभी मैं बहुत एक अच्छा तरीका बताऊंगा जो हर एसटीएल को प्रिंट कर सकता है। तो पहला तरीका क्या है कि जैसे हम एरे को प्रिंट करते हैं, कैसे करते हैं, फॉर का लूप चलाते हैं, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एन और आई प्लस प्लस, हम लूप चलाते हैं और सी आउट कर देते हैं वी ऑफ आई। तो पहला तो यही तरीका है कि हम लूप चला के प्रिंट कर दिया मैंने। तो अब जैसे देख लेते हैं आउटपुट सही आ रहा है या नहीं। 5 एलिमेंट्स डाल देते हैं, 1 2 3 4 और 5। देखो 5 तक प्रिंट हो रहा है। ये लास्ट वाला 5 क्या है, ये एस जेड है, एस जेड मतलब वी डॉट साइज, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ ये एरर क्यों आ रहा है, ठीक है। तो ये एस जेड प्रिंट हो रहा है 5, और ये पहले ये वेक्टर के एलिमेंट्स हैं जो मैंने इनपुट में लिया था यहाँ पे। तो वेक्टर को प्रिंट कैसे करना है, जैसे हम एरे को प्रिंट करते हैं वैसे वेक्टर को प्रिंट करना है। तो उसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है, जो एरे कर सकता है वो वेक्टर कर सकता है। बस इतना सा डिफरेंस है कि वेक्टर में साइज बढ़ सकता है और एरे में नहीं बढ़ सकता। अगर मैंने एरे का साइज n दे दिया तो n ही एलिमेंट्स जाएंगे उसमें। वेक्टर का साइज n दिया था, लेकिन मैं देख सकता था कि n से ज़्यादा एलिमेंट्स हम पुश बैक कर सकते हैं। बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। अब एक और तरीका क्या है प्रिंट करने का वेक्टर को, जैसे जो जनरल तरीका होता है वो क्या होता है, फॉर ऑटो आई टी इक्वल्स टू वी डॉट बिगिन, आई टी इज नॉट इक्वल्स टू वी डॉट एंड, आई टी प्लस प्लस, ठीक है। अब पहले से अगर किसी ने पॉइंटर्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो पॉइंटर्स क्या होते हैं, अब जैसे एरे में क्या होती है, इंडेक्सिंग होती है, तो हम ए ऑफ आई यूज कर लेते हैं, हमें बस पहले से पता है, जो कि हम वेक्टर में भी यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट भी आता है जिसको इटरेटर्स कहते हैं। तो एक आईटी के इटरेटर का शॉर्ट फॉर्म में मैंने आईटी लिख दिया है। बेसिकली आईटी क्या है, एक इटरेटर है, इटरेटर। तो हमें इसे यूज करने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्यों यूज करें जब हम डायरेक्ट इंडेक्सिंग से प्रिंट कर सकते हैं। बट एक तरीका होता है, इसलिए बता दे रहा हूँ। तो ऑटो का क्या मतलब होता है, ऑटो मतलब एक डेटा, ऑटो में हम कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे एक कुछ भी स्टोर करना है, कैरेक्टर स्टोर करना है, तो मुझे कैर वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। बट अगर मुझे पहले से नहीं पता कि कौन सा डेटा टाइप आने वाला है, तो मैं ऑटो डिक्लेयर कर देता हूँ। ऑटो का मतलब होता है कि कोई भी डेटा टाइप इसके अंदर जा सकता है। तो आईटी का डेटा टाइप क्या होता है, वैसे इटरेटर होता है एक। तो इटरेटर का डेटा टाइप क्या होता है, एक पॉइंटर वेरिएबल होता है। तो मुझे उससे मतलब ही नहीं, मैं क्यों उतना सोचूं, मैंने ऑटो लिख दिया कि कुछ भी हो ऑटो में चला जाएगा। और वी डॉट बिगिन क्या है, वेक्टर की जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है, स्टार्टिंग पॉइंट एरे की क्या होती है, ए ऑफ 0, पहली एलिमेंट ए ऑफ 0 में होती है, और लास्ट एलिमेंट ए ऑफ n माइनस 1 में होती है। ए ऑफ n में कुछ नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है वेक्टर की, वो कहाँ होगी, वी डॉट बिगिन में, और लास्ट होगी वी डॉट एंड। वी डॉट एंड एक्चुअली क्या होता है, एन का एन जैसा है। एन जैसा मतलब एरे का लास्ट एलिमेंट जो n माइनस 1 पे होगा उसके आगे n होता है, तो बेसिकली n जैसा है। और वी डॉट बिगिन कैसा है, 0 जैसा है, कि 0 से लेस देन n। लेस देन n क्यों यहाँ नॉट इक्वल्स टू बोला है, क्योंकि आईटी में लेस देन इक्वल्स टू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो जब तक आईटी वी डॉट एंड नहीं हो जा रहा, तब तक आईटी प्लस प्लस होता जाएगा। तो जब मान लो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, जब तक n नहीं हो जाता तब तक ये प्लस होता जाएगा। जैसे ही n हो जाएगा ये लूप के बाहर आ जाएगा। और जब मुझे प्रिंट करना है, तो जैसे मुझे पता है कि पॉइंटर वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए हम स्टार आईटी यूज करते हैं। हमने जिसने पढ़ा होगा उससे पता होगा, जिसे नहीं पढ़ा वो यहाँ पे देख ले कि ये पॉइंटर वेरिएबल है आईटी, और हमें उस आईटी पे क्या डेटा है वो प्रिंट करना है, तो हम स्टार आईटी यूज करते हैं। तो इससे भी हम सेम चीज कर सकते हैं, देख सकते हैं 5 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे भी सेम आउटपुट आएगा, ठीक है, फाइन। तीसरा तरीका बहुत ही सिंपल है, तीसरा तरीका इससे भी सिंपल है। हम बहुत शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, एसटीएल के अंदर होता है ये। हम लिखते हैं फॉर ऑटो आईटी, इसे ध्यान से देखना, कोलन, और यहाँ पे हम नाम लिखते हैं जिसमें हमें इटरेट करना है। नाम क्या है,
वी नाम है बस, और कुछ नहीं लिखना हमें। फॉर ऑटो, ये याद कर लो बस, फॉर ऑटो IT कोलन, और यहाँ पे उस चीज का नाम लिखना जिस पे हमें इटरेट करना है। यहाँ पे वो एरे भी हो सकता है, यहाँ पे एक वेक्टर हो सकता है, सेट हो सकता है, मैप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और IT में वो वैल्यू आती जाएगी जो इस वेक्टर में है। अब ये इस वी वेक्टर में पूरा आगे से पीछे तक जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट सी आउट IT करेंगे, हमें कुछ पॉइंटर वॉइंटर सोचने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सेम चीज आउटपुट आएगा, देखते हैं, सेम चीज आएगा। यहाँ पे हमें कुछ लेस देन इक्वल्स टू या नॉट इक्वल्स टू प्लस प्लस करने की जरूरत नहीं है। ये क्या होता है, एक जनरल वे होता है किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में इटरेट करने का। इटरेट का क्या मतलब होता है, आगे से पीछे तक जा रहा है और सबको प्रिंट करते जा रहा है। तो यहाँ पे वो सब ऑटोमेटिक करेगा, हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कोलन यूज होता है और यहाँ पे उस चीज का नाम लिखते हैं जिसमें इटरेट कर रहे हैं। तो ये एक तरीका है बस। और अभी तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। सर ये ऑटो वाला पार्ट फिर से बता दीजिए, मतलब। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, बाकी लोग सर ओके है। ठीक है। तो ये ऑटो आरटी फिर से बता देता हूँ। जैसे मुझे किसी भी डीएस में इटरेट करना है। इटरेट का क्या मतलब है, आगे से पीछे तक हम जा रहे हैं और वैल्यूज को एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे वेक्टर वी को एक्सेस करना है हमें। तो जनरल वे क्या होता है, हमें ये लाइन याद कर लो, अभी याद कर लो ये लाइन, फॉर ऑटो IT कोलन पी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम जैसे क्या करते थे पहले, इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन एन i प्लस प्लस, हम इसको इनपुट के लिए भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें इस वेक्टर को इनपुट लेना है, फाइन। तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर ऑटो IT वी और सी इन IT। यहाँ पे एक अंतर कितना होगा बस, कि हम यहाँ पे एंड लगा देंगे। एंड लगाने का क्या मतलब होता है कि जैसे देखो, फिर से बता रहा हूँ, रुक जाओ, अच्छे से बता रहा हूँ। देखो फॉर ऑटो IT वी का मतलब देखो, फॉर वेरी क्लियर कि फॉर लूप है एक। ऑटो का मतलब है कि हम डेटा टाइप नहीं जानते तो इसलिए हम ऑटो लिख दिया। अगर हमें डेटा टाइप पता है तो हम वो डेटा टाइप लिखेंगे। फॉर एग्जांपल इस वेक्टर के अंदर डेटा टाइप क्या है, इंट है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इंट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। IT का क्या मतलब है कि जो वैल्यूज आएंगी वो IT के अंदर जाती जाएंगी। V0 IT के अंदर जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगा, फिर अगला वैल्यू IT के अंदर जाएगा, वो भी प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे लूप चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक V खत्म नहीं हो जाता। तो जब V स्टार्ट होगा तब से लेकर जब तक V खत्म ना हो जाए तब तक हर एलिमेंट IT में जाता जाएगा और IT प्रिंट होता जाएगा। ऐसे फॉर लूप चलता रह रहा है, और जैसे ही वेक्टर खत्म हो गया ये फॉर लूप क्लोज हो जाएगा। तो ये एक तरीका होता है बस। अब जैसे वेक्टर के अंदर हमें पता है एक एक वैल्यू आएगी इंटीजर टाइप की, तो मैंने यहाँ इंट लिख दिया। अब हमें पता होता कि यहाँ वेक्टर एक कैर टाइप का है तो हम यहाँ कैर लिख सकते थे, बट हमें ये सोचना ना पड़े कि उसके अंदर क्या है, इसलिए हम ऑटो लिखते हैं, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हमें इसे इनपुट के जैसे कैसे लिख सकता हूँ, अब मुझे पता है कि वी के अंदर जो वैल्यूज है उसे मैं आउटपुट कर रहा हूँ, तो सी आउट कर दिया। अब मुझे इसी को इनपुट लेना है इसी फॉर्मेट में, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर ऑटो IT वी सी इन IT। अब देखो मैंने वेक्टर n साइज का डिक्लेयर करा था, वेक्टर में तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे हम एंड लिख देंगे। एंड का क्या मतलब होता है, इस एड्रेस पे। तो जो v है वो सबसे पहले v का जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो IT में जाएगा, और स्टार्टिंग एड्रेस सी इन हो जाएगा, मतलब जो एलिमेंट हम डालेंगे वो इस एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाएगा। ऐसे कंटिन्यूअस होता रहेगा जब तक n साइज खत्म ना हो जाए, ठीक है। अब मैंने यहाँ साइज ही नहीं दिया अगर, तो हम ये यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें साइज ही नहीं पता, तो हमें स्टार्टिंग एंडिंग कैसे डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसे जरूरी नहीं कि ये यूज करो, बट ये बहुत ही कॉमनली यूज चीज है, इसलिए मैंने बता दी। सबके कोड में मिलेगा तुम्हें ये, ठीक है। तो अभी किसी को डाउट है? सर ये IT पॉइंटर है यहाँ पे? IT देखो, IT एक इटरेटर है। पॉइंटर और इटरेटर में थोड़ा सा फर्क होता है। जब हम C पढ़ते हैं तो हम पॉइंटर जानते हैं कि पॉइंटर एक मतलब ऐसा वेरिएबल होता है जिसके अंदर हम एड्रेस स्टोर करते हैं किसी भी दूसरे वेरिएबल का। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर हम दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं, बट इसे हम यहाँ पे इटरेटर टर्म से डिफर करते हैं। इटरेटर का क्या मतलब होता है कि हम किसी भी डेटा स्ट्रक्चर या किसी भी मतलब किसी भी डेटा पे हम इटरेट कर रहे हैं। इटरेट का मतलब एक्सेस कर रहे हैं वैल्यूज को। तो यहाँ पे IT एक इटरेटर है, ना कि एक पॉइंटर है, फाइन। और इटरेटर एक नया टर्म है C++ STL के लिए। तो
पहले हो सकता है आप लोगों ने नहीं सुना, बट इटरेटर एक नया टर्म है जहाँ पे यहाँ पे ऐड हो रहा है आपके नॉलेज में, ठीक है। हाँ जी सर, मतलब यहाँ पे ये एड्रेस स्टोर नहीं कर रहा, कोई जरूरी नहीं है। नहीं कुछ देखो देखो क्या स्टोर कर रहा है वो हम देख सकते हैं ना, हम यहाँ पे आईटी आउटपुट कर रहे हैं, तो जो यहाँ पे लिखा है हम वही तो आउटपुट कर दे रहे हैं। तो स्टोर क्या कर रहा होगा, इसके वैल्यूज ही तो स्टोर कर रहा होगा ना। जैसे यहाँ पे 1 आया, तो जैसे ये पूरा वेक्टर है हमारा 1 2 3 4 5 लिखा हुआ, हमने यही इनपुट करा था। तो सबसे पहले आईटी में 1 आया होगा, फिर आईटी में 2 आया होगा, फिर आईटी में 3 आया होगा, फिर आईटी में 4 आया होगा। तो ये आईटी में ये वैल्यूज आती जा रही है, जब तक कब तक आएंगी, जब तक ये खत्म ना हो जाए। तो आईटी उन वेक्टर के एलिमेंट्स को स्टोर कर रहा है, ना कि उसके एड्रेस को। बट यहाँ पे उसके अभी एड्रेसेस, हाँ बोलो। हाँ जी, हाँ जी। अभी आपने यहाँ पे एक जगह स्टार आईटी लगाया था, वहां पे मुझे लगा हाँ कि ये पॉइंटर है। नहीं, वो दूसरा, वो देखो 2 3 फॉर्मेट बताया। पहला फॉर्मेट इंडेक्सिंग से बताया था, दूसरा फॉर्मेट मैंने इटरेटर पॉइंटर लिया ही था वहाँ पे, वी डॉट बिगिन वी डॉट एंड। तो वहाँ पे वो एक पॉइंटर था, इसलिए स्टार आईटी लिखा था। यहाँ पे एक पॉइंटर नहीं अच्छा है। अच्छा। हाँ यहाँ ओके पे ओके, ये मतलब पॉइंटर नहीं है, समझ ठीक है। गया समझ गया। तो यहाँ पे एक ओके सर। जनरल वेरिएबल है, जो वेरिएबल में क्या स्टोर होगा, इसके वैल्यूज स्टोर होते जाएंगे। अब अब यहाँ पे जब मैंने एंड लगा दिया ना, तो ये एक एड्रेस वेरिएबल बन गया कि अब इसमें वी के एड्रेसेस स्टोर होंगे, ठीक है। हम इससे हमको मतलब नहीं है कि हम इसने इसके अंदर क्या लिखा, हम जस्ट फॉर लूप को अगर देखें तो फॉर लूप के अंदर फॉर ऑटो एंड आई टी वी का क्या मतलब है कि वी के जो एड्रेसेस हैं वो इसमें आते जाएंगे और उसी एड्रेस पे इनपुट होता जा रहा है। इतना समझ आया सबको? थैंक यू सर। हाँ जी इधर। ठीक है। तो यस तो बेसिकली अब थोड़ा बहुत आप लोगों को अगर सी पढ़ी होगी तो पता होगा कैरेक्टर एरे होता है। मतलब स्ट्रिंग क्या होता है, कैरेक्टर एरे को एक स्ट्रिंग कहते हैं, कि मतलब एक जनरल एरे कैर टाइप का, उसको एक स्ट्रिंग कहते हैं। तो एसटीएल के अंदर हमें ये भी फैसिलिटी मिलती है कि हमें एक स्ट्रिंग ही एक डेटा टाइप कहलाता है, ठीक है। अब दिखाता हूँ कैसे। जैसे मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया, स्ट्रिंग एस, तो मैं इसे डायरेक्ट ऐसे ऐसे इनपुट ले सकता हूँ, और अब मैं इसे एज ए एरे यूज कर सकता हूँ, ठीक है। इसे हटा देता हूँ एक बार, ठीक है। अब मैं स्ट्रिंग थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया मैंने, और मैंने जैसे नॉर्मल वेरिएबल्स को इनपुट लेता हूँ वैसे स्ट्रिंग को भी इनपुट लूंगा। तो मैंने यहाँ पे सी इन एस लिया। अब मुझे इसका साइज चाहिए, तो मैं जैसे वेक्टर का साइज लेता था एस डॉट साइज, वैसे साइज ले लूंगा। और मैंने वेक्टर बता दिया, इसीलिए स्ट्रिंग साथ में बता रहा हूँ कि स्ट्रिंग में भी पुशबैक होता है, सब कुछ होता है स्ट्रिंग में भी। जैसे स्ट्रिंग में मैंने यहाँ पे सी इन एस लिया, अब मैं एस डॉट पुशबैक कर सकता हूँ, एस डॉट पुशबैक 1। 1 नहीं कर सकता क्योंकि स्ट्रिंग में डेटा टाइप क्या होता है, कैरेक्टर, तो मैं कैरेक्टर इंसर्ट कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे एस इन मैंने आउटपुट कर दिया, ये हटा देते हैं अभी, ठीक है। डॉट साइज वगैरह ये सब चीज़ें धीरे धीरे आ जाती हैं प्रैक्टिस। जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट लिया उमंग, तो ये आउटपुट में उमंग 1 आया, क्यों आया, क्योंकि उमंग तो इनपुट दिया था और उसी के पीछे 1 ऐड कर दिया। तो बेसिकली एक स्ट्रिंग एक वेक्टर होता है, ठीक है, ना कि एक एरे। तो स्ट्रिंग को एक वेक्टर ही हम कहते हैं, बट उसका नाम यहाँ पे स्ट्रिंग हो जाता है। तो लेकिन इसका डेटा टाइप क्या होगा, कैरेक्टर। तो बेसिकली स्ट्रिंग इज ए कैरेक्टर वेक्टर, ठीक है, जिसका डेटा टाइप कैरेक्टर है, एक वेक्टर है स्ट्रिंग। तो इसके अंदर हम पुशबैक कर सकते हैं कितना भी। तो जनरली हम इसे एज ए वेक्टर यूज कर सकते हैं और एज ए एरे भी यूज कर सकते हैं। फॉर अगर मैंने एज ए एरे यूज करना, अब जैसे फॉर वो जैसे मैंने वो बताया कि वो प्रिंट करने का तरीका बताया था ना, तो वैसे यहाँ पे प्रिंट करना है अगर, तो कैसे करूँगा, फॉर ऑटो आई टी एस, सेम चीज लिख दिया। फॉर ऑटो आई टी एस मैंने बोला था, याद कर लो, यहाँ पे नाम चेंज कर दिया, नाम यहाँ पे एस है, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, सी आउट आई टी। तो अभी मैं इसे हटा देता हूँ, देखता हूँ क्या आउटपुट आ रहा है। उमंग, देखो सेम आउटपुट आ रहा है, मैंने लूप चलाकर और उसे आउटपुट कर दिया। तो समझ गए होगे अब थोड़ा बहुत कि ये फॉर ऑटो आई टी है क्या एक्चुअली में। अब मैं यहाँ पे, मुझे यहाँ पे डेटा टाइप पता है ना क्या है, डेटा टाइप कैर है, तो मैं यहाँ पे कैर भी लिख सकता हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं ऑटो ही लिखूँ। ऑटो मैं इसलिए लिखता हूँ कि मुझे ध्यान ना रखना पड़े कि डेटा टाइप क्या था, देखो सेम चीज़ आएगी। तो इतना समझ आया सबको, स्ट्रिंग वेक्टर्स क्या क्या होते हैं, सब लोग रिस्पॉन्ड कर लो। हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट थोड़ा लीड कोड, बाकी किसी को डाउट हो तो पूछ लो, अभी तक जितना भी पढ़ा है उसमें डाउट हो तो। किसी को कोई डाउट है अभी तक?
ये अभी तो नहीं। सर आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो? कोड फोर्सेस शायद। किस चीज के लिए? सर कोडिंग के लिए, मतलब VS कोड टाइप या कोड ब्लॉक्स वैसा कुछ पूछ रहा था। आप किस में कर रहे हो? ये एक्स कोड है ये एक्स कोड है, मैकबुक में होता है, एप्पल में होता है ये। सर मतलब हम विंडोज वाले फिर VS कोड से ही जाएं? हाँ, विंडोज में VS कोड ही बेस्ट होता है। VS कोड के अलावा और कोई एक और होता है यार, नाम नहीं याद आ रहा, बट VS कोड ही बेस्ट होता है मेरे हिसाब से। तो बहुत लोग VS सर कोड सबलाइम। हाँ सबलाइम, हाँ यही, इसी का नाम नहीं याद आ रहा था। सबलाइम उससे भी बेटर होता है VS कोड से भी। सबलाइम में बहुत सारे ऑप्शंस हैं थोड़े, जिससे तुम स्क्रीन स्प्लिट करके और भी फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें जो डिफाइन कर सकते हो पहले से। तो सबलाइम इज़ बेटर देन VS कोड। ठीक है सर जी एक सर। और हाँ अभी बोलो। जैसे ये चीजें समझ तो आ गई, बट अभी कॉन्फिडेंट नहीं है, तो मतलब देखो कॉन्फिडेंट के लिए देखो तुम्हें जैसे अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि थोड़े प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर दिखाऊंगा लिख कर कि प्रॉब्लम्स कैसे लिखते हैं। तो पढ़ने के बाद प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करना होता है। जब प्रैक्टिस करोगे 4-5 कोड लिखोगे खुद से। अभी मैंने लिख के दिखाया है ना, जब खुद से लिखोगे तब आएगा। तो सेम चीज़ें खुद से प्रैक्टिस करो। इस वीडियो को बाद में देख लेना, या जो मैंने बताया वो थोड़ा बहुत ध्यान में होगा तो उसको सेम अपने एडिटर में लिख के देखना कि हाँ वो काम कर रही है नहीं। खुद से एक्सपेरिमेंट करो, खुद से इनपुट लो, खुद से आउटपुट करो, तो उससे थोड़ा बहुत आ जाएगा धीरे धीरे करते करते। ठीक है, और किसी को डाउट हो, कुछ अभी तक नहीं समझ आया हो तो पूछ सकता है। अगर समझ आ गया तो भी बोल सकते हो। सर लेट्स प्रोसीड। रवि ने पूछा है कि रिटर्न 1 क्यों लिखा है। कुछ भी ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। ठीक है, वो रिटर्न कुछ भी ले सकते हैं, रिटर्न यस सर, कुछ समझ भी। में आ गया सर यहाँ तक तो। आ गया समझ, ठीक है। रिटर्न में हम कुछ भी कर सकते हैं, वहाँ पे तुम कोई भी इंटीजर वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और विच आई डी इज सुटेबल फॉर CP, तो ज़्यादातर VS कोड विंडोज़ में हो तो VS कोड या सबलाइम यूज़ कर सकते हो। इन दोनों से बेटर कुछ भी नहीं है। ठीक है, साइज और साइज ऑफ में क्या डिफरेंस है? तो साइज देखो क्या होता है, किसी भी मतलब नाम लिखा किसी वेक्टर या किसी भी DS का नाम लिखा, डॉट साइज लिखने का क्या मतलब होता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो रिटर्न हो जाता है। और साइज ऑफ का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जगह मेमोरी रिटर्न होती है कि कितनी मेमोरी एलोकेट हुई है। जैसे साइज ऑफ A लिख दिया, तो A क्या है, एक वेरिएबल है जिसकी कुछ स्पेस एलोकेट होगी। जैसे इंट A लिखा हुआ है, तो इंट A का मतलब 4 बाइट्स, तो साइज ऑफ A विल रिटर्न 4। बट A डॉट साइज का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एक एक वेरिएबल है और वेरिएबल का साइज क्या होगा, एक ही एलिमेंट है, हमें पता है पहले से ना। तो साइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है, बट साइज ऑफ नंबर ऑफ मतलब मेमोरी बाइट्स बताता है कि कितने मेमोरी बाइट्स एलोकेट हुई है। ये डिफरेंस है। ठीक है, वो सर जी आप जब वेक्टर पढ़ा रहे थे तब एक जगह पे डॉट साइज पे एरर आ रहा था, आपने बताया था कि आप आगे समझाओगे उसे। ओके ओके। देखो डॉट साइज जनरली ना लॉन्ग लॉन्ग मतलब लॉन्ग लॉन्ग रिटर्न करता है, वो उसका डेटा टाइप जो होता है वो लॉन्ग लॉन्ग होता है। तो मैंने इंट SZ इक्वल्स टू V डॉट साइज लिखा था, जिसके वजह से क्या हो रहा था कि वो लॉन्ग लॉन्ग रिटर्न हो रहा था, वो इंट में स्टोर होना चाह रहा था। तो उससे थोड़ा टाइप कास्टिंग हो रही थी, इसके वजह से वो एरर आ रहा था। अगर तुम वहाँ पे इंट के जगह लॉन्ग लॉन्ग इंट लिख देते तो एरर खत्म हो जाता। समझ आ गया? जी सर। हाँ, या टाइप कास्टिंग कर देते, अगर V डॉट साइज के पहले पैरेंथेसिस में इंट लिख देते तो भी वो एरर खत्म हो जाता। और कोई डाउट? सर अभी कॉलेज में तो सी से जो एग्जाम्स वगैरह हैं वो सब सी से होगा, तो मतलब क्या हाँ मिक्स नहीं हो जाएगा थोड़ा सा? नहीं, देखो कोई मिक्स नहीं होगा। सी में जो तुम्हारे एग्जाम्स होंगे, अभी फर्स्ट ईयर में हो क्या? सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में तो DS होगा ना, सी थोड़ी होगा, DS डेटा हाँ स्ट्रक्चर्स होगा। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें कहीं पे भी सी में तुम्हें प्रोग्राम लिखने को कोई भी एग्जाम में नहीं आएगा। कहीं पे भी तुम्हें लिखने को आएगा सूडो कोड। ठीक है, सूडो कोड क्या होता है कि जनरल वो लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट होता है, वो हर लैंग्वेज के लिए होता है। तो वो तुम्हें C++ के लिए वही लिखना होता है, सी के लिए भी वही लिखना होता है।
तो तुम्हें मान लो जैसे डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम है या प्रिम्स या क्रुस्कल्स है, तो इन सब चीज़ों के जो तुम सूडो कोड याद करोगे या सीखोगे, तो वो इससे मतलब नहीं है कि तुमने वो किस लैंग्वेज से सीखा है, वो तुम जनरल होता है हर लैंग्वेज के लिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके। ठीक है, और सी और सी प्लस प्लस में सिर्फ सी इन और सी आउट का तो अंतर है यार, बाकी सब चीज़ें तो सेम है। बाकी सी में नहीं मतलब मैं वो क्या था, एसटीएल वगैरह कुछ नई चीज बताई ना अभी। हाँ, तो जैसे सी में अगर तुम्हें एक डायनेमिक एरे बनाना है तो तुम कैसे बनाओगे, कुछ है ही नहीं वहाँ पे बनाने के लिए। तो सी से सी प्लस प्लस इसीलिए बना था कि कुछ इम्प्रोवाइजेशन हो सके। तो सी का ही इम्प्रोवाइजेशन है सी प्लस प्लस, नाम से ही पता चल रहा है। तो सी प्लस प्लस के बहुत सारे वर्जन हैं, अभी सी प्लस प्लस 17 चलता है ज़्यादा। तो जब भी कोई कोड सबमिट करोगे किसी भी ऑनलाइन जज पे, तो वहाँ पे लैंग्वेज के अंदर सी प्लस प्लस 17 सेलेक्ट करके करना, वो लेटेस्ट कंपाइलर होता है उसके अंदर GNU का। तो अभी बेसिकली बता ही दिया मैंने। तो सी के अंदर ये STL नहीं होता, मतलब किसी के अंदर नहीं होता, लेकिन सी के अंदर अगर तुम्हें सेट यूज़ करना, मैप यूज़ करना है, वेक्टर है, ये सब चीज़ें तुम्हें खुद से लिखना पड़ेगा। कोड बड़ा बड़ा, वेक्टर का कोड बहुत बड़ा होता है, वो तुम्हें खुद से लिख के इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो STL में हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, यही फ़ायदा है STL का। समझ आ गया होगा सी प्लस प्लस में क्यों लोग करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, लीड कोड के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ठीक है, तो जैसे लीड कोड प्लेटफॉर्म पे आईडी बनी होगी सबकी, जिसकी नहीं बनी वो बना लेगा आराम से। और लीड कोड के अंदर सर अभी प्रॉब्लम्स, हाँ बोलो। वो दिख रही है, आईडी दिख रहा है आपका सर, आईडी। सर IDE आ रहा है सर। ओके ओके, वेट कर लो, हो सकता है अभी आए। सर लीड कोड पे बनाना जरूरी है क्या, कोड फोर्सेस काम नहीं चल सकता? देखो चल सकता है एकदम काम। देखो लीड कोड में क्या फ़र्क है, लीड कोड थोड़ा इंटरव्यू की तैयारी कराता है साथ में। तो जो लीड कोड में प्रॉब्लम्स हैं उसका हमें पूरा कोड नहीं लिखना होता, उसमें केवल फंक्शन दिए होते हैं और उसे कंप्लीट करना होता है। बट जो बाकी प्लेटफॉर्म्स है, कोडशेफ, कोड फोर्सेस, उसके अंदर हमें पूरा कोड लिखना रहता है कि इंट मेन से लेके सॉल्व सब लिखना रहेगा, इनपुट आउटपुट। और लीड कोड के अंदर हमें इनपुट पहले से रहेगा, एक फंक्शन बनी हुई होगी, उस फंक्शन में पैरामीटर्स में सब कुछ लिखा होता है पहले से, हमें सिर्फ प्योर लॉजिक लिखना होता है। तो जो इंटरव्यू होता है वो ऐसे ही होता है कि हमें सिर्फ मतलब इंटरव्यू की तैयारी साथ में होगी अगर तुम लीड कोड करोगे। बाकी सीपी के लिए लीड कोड नहीं है, लीड कोड बेसिकली डीएसए इंप्रूव करने के लिए है, और बाकी सीपी के लिए कोड फोर्सेस और कोड शेफ हैं। तो अभी मैं सिर्फ लीड कोड को थोड़ा इंट्रो दे रहा हूँ कि लीड कोड पे अगर प्रैक्टिस करनी है तो कैसे कर सकते हैं। और बाकी सीपी के लिए कोड फोर्सेस और कोड शेफ ही बेस्ट हैं। कोड शेफ पे तुम लॉन्ग चैलेंजेस दे सकते हो, 10 दिन के होते हैं, 1 महीने में एक बार। और उसमें 10 मतलब 6 7 8 प्रॉब्लम होते हैं और वो 10 दिन में करने होते हैं। और कोड फोर्सेस शॉर्ट कॉन्टेस्ट के लिए हैं। तो पहले स्टार्टिंग में तुम लॉन्ग चैलेंज देने की कोशिश करो और इम्प्रूव हो, और बाद में कोड फोर्सेस में प्रैक्टिस कर सकते हो, वो मैं बताता हूँ कैसे। अभी लीड कोड पहले देख लो एक बार। अभी दिख रहा है मेरा स्क्रीन? यस सर। ठीक है, तो जैसे ये लीड कोड है, ठीक है, लीड कोड के अंदर आईडी बना लो, सिंपल सी है। यहाँ पे प्रॉब्लम्स पे आओगे जब, तो प्रॉब्लम्स खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है, प्रॉब्लम्स खुल गया। प्रॉब्लम्स के अंदर तुम यहाँ पे डिफिकल्टी लिखा होगा, डिफिकल्टी के अंदर तुम इजी सेलेक्ट कर सकते हो स्टार्टिंग में। जब इजी कर लोगे तो सारे प्रॉब्लम्स डिफिकल्टी वाइज इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो अब जैसे तुम्हारे वॉइस अभी आ रही है वॉइस? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। अभी सही है वॉइस? जी सर। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया लीड कोड के अंदर तुम यहाँ पे डिफिकल्टी में इजी सेलेक्ट कर सकते हो। और इजी सेलेक्ट करने के बाद जैसे पहला प्रॉब्लम टू सम है, तो हम ये टू सम सॉल्व करते हैं लाइव, कैसे सॉल्व होगा।
ठीक है, देख लेते हैं एक बार। सर ये नंबरिंग क्या है? 1 7 9 13 14 वो लीड20। कोड पे अराउंड 1600-1700 प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सॉर्टेड है, नंबरिंग उसकी इंडेक्सिंग की हुई है सीरियल नंबर वाइज, तो वो उसकी सीरियल नंबर है प्रॉब्लम की, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अभी जैसे लीड कोड का पहला प्रॉब्लम 2 सम है, समझ गए, ऐसा प्रॉब्लम की नंबरिंग की हुई है बस। तो अभी जैसे ये प्रॉब्लम खुल के आ रहा है तुम लोगों के सामने, दिख रहा है? मेरी वॉइस आ रही है? हेलो गाइस, मेरी वॉइस आ रही है अभी? यस ठीक सर, है, वॉइस आ रही है सर, ठीक ठीक बट है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, एक सेकंड बस। हाँ, अभी शेयर हो रही है स्क्रीन? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, यस सर, अब हो रही सर। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, तो फिर देखो, प्रॉब्लम दिख रहा होगा तुम्हें 2 सम। ये पहला प्रॉब्लम है लीड कोड का, जो हम सॉल्व करके देखते हैं। थोड़ा सा जो एकदम बिगिनर होगा उसके लिए थोड़ा टफ होगा, बट मैं इजी करके इसे दिखाता हूँ तुम्हें। देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन है, हमें पढ़ सकते हैं। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स। अब ये एक एक लाइन हम पढ़ेंगे। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स, नम्स क्या है? इंटीजर एरे है। एंड एन इंटीजर टारगेट, रिटर्न इंडिसेस ऑफ द टू नंबर्स सच दैट दे ऐड अप टू टारगेट। तो हमारे पास एक नम्स नाम का एक एरे है और एक टारगेट नाम का एक इंटीजर है। हमें दो ऐसे इंडिसेस फाइंड करने हैं जिन दोनों का सम टारगेट हो जाए। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक नम्स एक एरे दिया हुआ है 2, 7, 11, 5। हमें टारगेट चाहिए 9। तो हमें ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं। हेलो गाइस, जी डिस्कनेक्ट। सर, आप ऑडिबल हो। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है सबको? जी सर, दिख रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक नम्स एरे है। एग्जांपल दिखा रहा हूँ, पहला वाला एग्जांपल 1 देखते हैं। यहाँ पे एक नम्स एरे है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2, 7, 11 और 15, और टारगेट 9 है। तो हमें दो ऐसे एलिमेंट्स ढूंढने हैं एरे में जिनका सम 9 है। तो 2 और 7 का सम 9 दिख रहा है, तो हमें उन दोनों के इंडेक्सेस रिटर्न करने हैं। ठीक है, तो हमें दो, हम सबसे पहले लीड कोड पे क्या देखेंगे? लीड कोड पे हम पैरामीटर्स देखेंगे। पैरामीटर्स मतलब क्या होता है? उसकी रिटर्न टाइप क्या है और उसमें इनपुट में क्या क्या आ रहा है। तो यहाँ पे हमें कुछ मेन वगैरह कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई हेडर इन सबों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ इनके पैरामीटर्स की ज़रूरत है। पैरामीटर्स ये रहे और ये रहा। हमें कुछ इनपुट नहीं लेना, हमें सिर्फ रिटर्न करना है आंसर निकाल कर। तो हमें दो नंबर्स रिटर्न करने हैं। उन दो नंबर्स क्या क्या हैं? उन दो नंबर्स इंडिसेस हैं इस वेक्टर के अंदर जिनका सम 9 है। तो हमें उन दो नंबर्स रिटर्न कैसे करेंगे? हम दोनों को वेक्टर में डाल के करेंगे, इसीलिए इसका रिटर्न टाइप वेक्टर है। तो जैसे मेरे पास दो नंबर्स मिले हैं, मैंने दोनों नंबर्स को वेक्टर में पुश बैक कर दिया और उसे रिटर्न कर दिया। और यहाँ पे वेक्टर इंट नम्स क्या है? हेलो, यस सर। अरे यार पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं था वेक्टर पे। तो यहाँ पे 0, 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि 0 और फर्स्ट इंडेक्स पे क्या क्या है? 2 और 7। तो इन दोनों का सम 9 है, तो इसीलिए 0 और 1 रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज नम्स ऑफ 0 प्लस नम्स ऑफ 1 इक्वल्स टू 9, सो वी रिटर्न 0, 1। तो जो हमें रिटर्न करना है वो वेक्टर में डाल के करना है, इसीलिए यहाँ पे रिटर्न टाइप वेक्टर दिया हुआ है। और हमें पास ये वेक्टर इंट नम्स क्या है? ये एक एरे है। मैंने बता ही दिया है कि वेक्टर एक एरे ही होता है। और यहाँ पे एक टारगेट है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे? कोई बोलना चाह रहा है कुछ? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो उमंग। हाँ सर।
हेलो हेलो